हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी एंड अग्रिम। मैं सुनील अभ्यर्थी दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभ्यर्थी, सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अन अकेडमी का एजुकेटर। आज 2021 की शुरुआत यानी कि द हिंदू की, और कुछ बातें दो चार करना चाहूँगा आप बच्चों से कि मैं यही कहना चाहूँगा कि भाषा को अपनी सफलता और असफलता के मार्ग में आने मत दीजिए। यानी भाषाई जो सिस्टम है उसको मजबूत करिए और नए वर्ष में अपनी अपनी सफलता की कहानी लिखिए, ना कि हम दोषारोपण ही करते रह जाएं एक दूसरे पे। लाइफ में हमेशा अब सीखिए। एक वर्ष का मेरे साथ शपथ लीजिए कि अब सीखना है। जो लोग 2022 वाले हैं, क्या करना? सीखना है। हिंदू नहीं पढ़ना है, कोई बुक नहीं पढ़नी है, पढ़ें लेकिन बुक को बुक की तरह नहीं, हिंदू को हिंदू की तरह नहीं, पत्रिका को पत्रिका की तरह नहीं। किसकी तरह? जो यूपीएससी की नीड है। अगर एक फार्मूला छोटा संक्षिप्त आपके दिमाग में ये चला गया तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत बेहतर एक राह 2021 में बना पाएंगे। और 2022-23 में जो भी अटेम्प्ट करेंगे सब अपने अपने गंतव्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। लेकिन एक ही चीज़ हमें शपथ लेनी पड़ेगी, और वो शपथ है कि हमें हर चीज़ को पढ़ना नहीं है, यूज़ करना है। आज बहुत से बच्चे फर्स्ट टाइम अटैच होंगे, मुझे अच्छे से पता। हमेशा ऐसा होता है कि जब भी नया साल शुरू होता है तो व्यूअर बढ़ जाते हैं, यानी नए बच्चे कनेक्ट होते हैं। चूंकि उनका टारगेट होता है कि 22 करना है तो मैंने 21 से हिंदू देखना है, या मतलब करंट अफेयर्स पढ़नी है। 23 देना है तो भी चलो भाई, नया साल स्टार्ट हुआ, कुछ दिन वो चेक करते हैं। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जो काम अंततः आपको करना है वह काम मैं यहाँ पर आपको पहले ही दिन से कराता हूँ। जो नए बच्चे हैं, जो अंत में आप करते हैं, यानी कि जब सब तैयारी वैयारी हो जाती है उसके बाद फिर आप क्या करते हैं? ढूंढते हैं यार कोई ऐसा आदमी मिले जो पढ़ी हुई चीज़ों का यूज़ करना सिखाए। क्योंकि जब तक यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप, याद रखिएगा, फ्यूज रहेंगे। ये भी एक, आज से हम लोग एक छोटा सा, आप लोग बीच बीच में टाइप करते रहिएगा जिससे आप लोग भी एनर्जेटिक रहें। यूज नहीं करेंगे तो फ्यूज रहेंगे, समझ गए ना? यूज नहीं करेंगे तो फ्यूज रहेंगे। फ्यूज मतलब समझते हैं? तो इसलिए यूज करिए और फ्यूज होने से बचिए। तो यूज करना है हर एक चीज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 और 2 जनवरी दोनों दिन की घटनाएं, ठीक है, काफी कुछ महत्वपूर्ण है। और इंडियन एक्सप्रेस ने कल भी और आज भी हिंदू को पटका है अगर आप मैच देखें तो इंडियन एक्सप्रेस में उतना अच्छा है टॉपिक जितना इंडियन एक्सप्रेस में ज़्यादा अच्छे रहे कल भी और आज भी, और हिंदू में कम रहे अनडाउटली। तो काफ़ी न्यूज हो जाएंगी, लेक्चर लंबा चलेगा। तो ये हो गया। और ऑप्शनल, यानी ये यहाँ पर ऑप्शनल बच्चों इसलिए लगा होता है, आज बहुत से नए बच्चे आएंगे। कल मैं क्लास इसलिए नहीं ले पाया था, कल मैंने बता दिया था पहले ही आप लोगों की पार्टी थी तो मुझे जाना पड़ा कल। और ठीक है, तो आज से स्टार्ट हो गई है। वैकल्पिक विषय कोई सा भी, जो भी आपका है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, फिलॉसफी है, हिस्ट्री है, लिटरेचर है, ज्योग्राफी है, जो भी आपका ऑप्शनल है, उन सब ऑप्शनल के लिए हिंदू या करंट अफेयर्स जो भी आप पढ़ते हैं एक वरदान की तरह, आप इसको यूज़ करना सीखिए। ये ट्रेंड पूरे इंडिया में मार्केट में कहीं नहीं है। ये ट्रेंड मैंने पिछले 3-4 महीने से स्टार्ट किया हुआ है, और आप धीरे धीरे अगर आप मेहनत करेंगे और सक्सेस पाएंगे, यही ट्रेंड एक दिन आप देखिएगा हर जगह आपको देखने को मिलेगा। मिलेगा, सुपर हिट ट्रेंड हो जाएगा। आप लोग का जो भी ऑप्शनल है आप उसे अपडेट करना सीखिए। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही असहयोग जो गांधीयन मूवमेंट है, यानी जो मैंने परसों क्लास लिया, उसमें गांधीयन मूवमेंट और जो वर्तमान कृषि बिल, उनको एक साथ कनेक्ट कर दिया गया। उसी प्रकार से, यानी वो इतिहास में उपयोगी हो गया। वैसे ही कोई भी चीज़ जो पॉलिटिकल साइंस से लेकर जो भी आपका ऑप्शनल है, हर जगह इस्तेमाल की जा सकती है। आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसका भी इस्तेमाल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपनी कहानी। इंडियन एक्सप्रेस के आज का एडिटोरियल ये है। 2 एडिटोरियल और हैं जो यहाँ पे नहीं लगे हैं, तो 3 एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस के हो गए, यानी कल और आज मिला करके ये आज वाला है। और द हिंदू के ये हो गए, और आज के भी एडिटोरियल जो अंदर सारे मिले हुए हैं। ये आपकी फ्रंट पेज की कुछ न्यूज़ और ये पीआईबी जो मैं आपको करने के लिए देता हूँ। उसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म,
जो भी बच्चे अपनी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ढेर सारे कोर्सेस, चाहे बैच कोर्स हो, अगर आप 2022 की तैयारी करना चाहते हैं तो भी ये बैच कोर्स है। ढेर सारे एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, जिसमें मैं एसके लाइव कोड के साथ आप 10% डिस्काउंट के लिए जुड़ सकते हैं। 2023 वालों के लिए भी आप एसके लाइव कोड के साथ जुड़ सकते हैं। और 2000 यानी कि 21 जो 6 मंथ प्रीलिम्स का बचा है, वहाँ पर भी आप विद एसके लाइव कोड 10% डिस्काउंट के लिए जुड़ सकते हैं। जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं पूर्णतः, यानी वो केवल मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मेरी 5 फिंगर स्ट्रेटजी है। 5 फिंगर आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये वाली स्ट्रेटजी 5 फिंगर वाली, जिसमें ऑप्शनल, इथिक्स और ऐसे ये सबसे बड़ा फोकस। ठीक है, ये क्लासेस आप आते ही तुरंत अनअकैडमी पे आपको मिलने लगती हैं। और इसके अलावा द हिंदू जो आप पढ़ रहे हैं और प्रीलिम्स प्लस इसमें एनसीईआरटी को ऐड कर दिया जाए, तो आपको इसी मतलब इतना ही पढ़ने की आवश्यकता, आप इतना ही पढ़ करके अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इसके लाइव कोड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा है फीस का सिस्टम। अगर आप प्लस एडमिशन लेते हैं प्लस कोर्स में, तो आप देखें मंथली से लेकर के और 3 साल तक का प्रोग्राम है। बट मैं रिकमेंड हमेशा करता हूं कि आप 1 साल से कम का मत लीजिए। 44,550 है, 24 महीने का 64,800 है। आप दोनों में से चूज कर सकते हैं। 3 साल का भी प्रोग्राम है 81,000 का। ठीक है, तो आप कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत कम फीस है, 2 साल 64,800। ठीक है, और ऐसे ही हमारा एक आइकॉनिक है जिसमें पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है। क्या मिलती है? पर्सनल मेंटोरशिप। तो जो बच्चे चाहते हैं कि उनके साथ कोई न कोई अंत तक लगा रहे, वो इसमें ले सकते हैं, जिसमें 12 महीने की फीस है 62,550, 24 की 96,300। एसके लाइव कोड यूज करेंगे 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसी प्रकार यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12 महीने के लिए 24,750, 6 महीने के लिए 20,250। अब अगर आप 20,000 में ऑप्शनल कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा आपको कुछ और चाहिए। ठीक है, तो आइकॉनिक और ये अपना स्पेशल क्लास जो कल से स्टार्ट हो रही है। तो इकोनॉमिक्स की अपनी जो क्लास रुकी हुई थी कल से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि फ्री होती है। जिन बच्चों को स्पेशल क्लास के बारे में नहीं पता है, यूट्यूब पर ये क्लासेस फ्री, जैसे आप यूट्यूब पे हमारी फ्री क्लासेस देख रहे हैं, वैसे ही अनअकैडमी पर हमारी स्पेशल क्लासेस होती हैं। द इंडियन एक्सप्रेस, जर्नलिज्म ऑफ करेज आपके सामने है। पहला एडिटोरियल बहुत बढ़िया, व्हेन द आर्कटिक वार्म्स इट विल अफेक्ट सी लेवल एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न ग्लोबली। अब आप देखिए कि यानी आर्कटिक ओशन पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, एक शब्द में अगर आप इसको देखना चाहें आज का कि क्या है, यानी वही चीज है। जब आर्कटिक गर्म होता है तो यह विश्व स्तर पर समुद्र के स्तर और वर्षा के पैटर्न को प्रभावित करता है और करेगा। यानी आर्कटिक गर्म हो रहा है, आप ये चीज यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जब आर्कटिक गर्म होता है, और ऐसा प्रश्न, ठीक है ना, देखिए व्हेन द आर्कटिक वार्म्स, यानी कि जब आर्कटिक गर्म होता है। और ये प्रश्न आर्कटिक पर आप देखेंगे, आर्कटिक अंटार्कटिक पर तो ज्योग्राफी सेक्शन में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप यहां से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भारत के भौतिक भूगोल यानी ज्योग्राफी, भारत का, अब भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, तो विश्व के भौतिक भूगोल में आर्कटिक में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं या ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या इंपैक्ट होता है, तो काफी बड़ा टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग इसी को स्टार्ट करते हैं और समझते चले जाइएगा इसका यूज क्या होगा। बीच बीच में ही मैं यूज कराता रहूंगा, लिखा हुआ है। ठीक है ना, कि पर्यावरण पर जब भी कोई प्रश्न आएगा, यानी क्लाइमेट चेंज पर लेकर के, तो आपको यहाँ पर आर्कटिक का ये एग्जाम्पल देने में मजा आएगा। ज्योग्राफी GS1 में भी आर्कटिक पर प्रश्न आपसे बन सकता है कि आर्कटिक पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या इंपैक्ट है, तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यानी GS1 में आप इसे ज्योग्राफी में इंटरलिंक कर सकेंगे। क्लियर हो गया? तो ये हो गया, आप यहाँ से कर सकते हैं। और अब इसके बाद चलिए स्टार्ट करें। आर्कटिक और ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा, ये आपका आर्कटिक रीजन आप सबको पता है, देख सकते हैं। ये पूरा रशिया एक प्रकार से समझिए इस पर कंट्रोल रखता है, जिसको लेकर के भी हम आगे पढ़ेंगे कि और क्या देश क्या कहते हैं, वो सारी बातें हैं। और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग आप सबको पता है
यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि वायुमंडल में जब बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एकत्र हो जाए, ठीक है ना, और जब वह एकत्र हो जाए और एक लेयर के रूप में काम करने लग जाए तो गर्मी यानी कि ये जो पृथ्वी है वो जो गर्म हो जाए, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, तो जब पृथ्वी गर्म हो जाए, ठीक है। और ऐसा होता क्यों है? तो हम जब ऊर्जा के लिए कोयले का, तेल और ठीक है ना, जब हम जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल करते हैं तो उसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, और आप सब इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो यहां पर जब हम पढ़ने जा रहे थे आर्कटिक पर ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट, ये मैं फिर से कह रहा हूं अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी में, और यूनिट है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, भारत एवं विश्व, ठीक है ना। तो भूगोल वाले खंड में आप इसे पढ़ सकते हैं, और ये अपने आप में क्वेश्चन ही है, आर्कटिक पर ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट। तो ये आर्कटिक और ये ग्लोबल वार्मिंग आप सबको पता है। अब यहां से अपनी कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये पूरा आर्कटिक सर्कल है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा, ठीक है ना, ठीक है। टुंड्रा जलवायु के बारे में, टुंड्रा बायोम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहीं से उसका कनेक्शन है, देख सकते हैं रशिया वगैरह ये सारे देश। तो यहाँ पर रशिया को ध्यान में रखिए, चाइना को भी रखिए, क्योंकि ये सब अभी आने वाले हैं वहां पर, ठीक है ना। तो रशिया, चाइना, इन सब का, फिर अमेरिका का यहाँ सीधा कुछ भी नहीं, लेकिन अमेरिका भी अभी यहाँ पर जंप मारेगा, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए एक रिसर्च हुआ बच्चों, आर्कटिक पर एक रिसर्च हुआ। देखिए अब कल मैंने क्या कहा था कि हम लोग ये प्लान करेंगे नोट्स में क्या लिखना है, यानी अब नोट्स भी ठीक रहेगा, नोट्स यानी, ठीक है ना, नोट्स भी कैसे बनाना है। तो स्टार्ट कर दीजिए, मैं एक एक पॉइंट बताता जाता हूं, 10 मिनट लेक्चर में और लग जाएगा, बट आपका काम हो जाएगा। नोट्स में क्या क्या लिखना है आपको, ठीक है। तो नोट्स में सबसे पहले आप टॉपिक लिखिएगा, टॉपिक का नाम। नोट्स कैसे बनाते हैं मैंने पहले कहा था, क्योंकि इतना हम पढ़ लेंगे, कितना पॉइंट हमें निकालना है ये मैं हर एक लेक्चर में बताता जाऊंगा, तो आपकी नोट्स मेकिंग की समस्या का समाधान हो जाएगा। और आप सब बड़े हैप्पी थे जो मैंने 1 जनवरी यानी कल की जो मैंने क्लास सुबह ली थी, तो अपने वादे के मुताबिक मैं चल रहा हूं। और 2 दिन का है तो टाइम लगेगा, 2.5 2 घंटे भी क्लास चल सकती है, टॉपिक ज्यादा है। और अगर पहले हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन नोट्स भी मैं आपको बताता चल रहा हूं। तो नोट्स का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे आर्कटिक पर ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट, और इसके आगे लिख लीजिएगा IE यानी इंडियन एक्सप्रेस, ये केवल बस इतना, ये हो गया आपका टॉपिक। क्लियर है, ये क्या हो गया आपका टॉपिक। फिर इसके बाद अब अगर आप चाहें तो इसकी एक वुल जैसे होता नहीं कि स्क्रीनशॉट ले करके, लेकिन फिर प्रिंट आउट वगैरह कहाँ निकालेंगे, कोई मतलब नहीं, ठीक है, कुछ भी, केवल टॉपिक हो गया। अब इसके बाद आ गया, अब देखिए यहां क्या लिखा है, ये टॉपिक पैदा कैसे हुआ, यानी ये टॉपिक एक्चुअल में एडिटोरियल में आया कैसे। तो ये पैदा होता है, आर्कटिक पर एक शोध हुआ है, और जिसे किया है दुनिया भर के 36 संस्थानों के 40 वैज्ञानिकों ने। और इसमें उन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया है, ड्रोन व उपग्रह प्रणाली, यानी ड्रोन, आपको पता है उसमें जो लगे हुए सेंसर्स होते हैं उनका उपयोग किया गया, यानी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। और इसके अलावा सैटेलाइट सिस्टम, जो अब इतने मतलब एडवांस सैटेलाइट सिस्टम जो मौसम के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उनका उपयोग किया गया है। तो ये उपयोग किया गया, और ये जो पूरा शोध है कहाँ प्रकाशित हुआ, अंतरराष्ट्रीय जर्नल, अंतरराष्ट्रीय जर्नल मतलब जो नए बच्चों की बेटा पत्रिका होती है, आप ये समझिएगा, आप इसे अंतरराष्ट्रीय पत्रिका कह लीजिए, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण पत्रिका ऐसा भी आप कह सकते हैं, जिसका नाम है नेचर क्लाइमेट चेंज। क्या नाम है, नेचर क्लाइमेट चेंज। तो अब आप देखें में प्रकाशित हुआ, तब आप क्या लिखेंगे, वो टॉपिक हो गया। ये ठीक रहेगा, ये पैटर्न एक बार सारे कमेंट करके बता दो, मैं देख लेता हूं क्या ये पैटर्न ठीक रहेगा, क्या ये पैटर्न ठीक रहेगा कि मैं मतलब हर एक स्लाइड में ये बताता चलूं, या कि मतलब नोट्स कैसे आपको कौन कौन से पॉइंट लेने हैं, ठीक है। तो आपका एकदम ऐसा हो जाएगा, ये क्लास एकदम बच्चों वाली हो जाएगी, ऐसे लगेगा गजबे मतलब जो चाहिए सब मिल रहा है, ठीक रहेगा। क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है आप सबको, वो नोट्स बनाने में ही हो रही है, जो मैंने नोटिस किया है ज्यादा हो जा रहा है। तो इसमें भी कर दूंगा, और आज 2 तारीख हो गई, 5 को आ जाती है इंग्लिश वाली योजना, फिर उसको भी कर दूंगा, ठीक है। तो इंग्लिश वाली योजना हो जाएगी, ये हो जाएगी, साइंस साइंस रिपोर्टर भी खींच मारूंगा, ठीक है।
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला काम हमने क्या किया, प्लीज नोट करें। पहला हमने क्या किया, हमने टॉपिक का नाम लिखा। थोड़ा टाइम आज लग जाएगा क्योंकि आज फर्स्ट डे हम लोग कर रहे हैं, तो हर एक स्लाइड में मुझे बताना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा। तो पहला क्या हो गया, आपने लिखा टॉपिक, और फिर टॉपिक के नीचे लिख दिया सिलेबस, भूगोल। कौन सा, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, ठीक है ना, वो हो गया आपका। और दूसरा एनवायरमेंट, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट, बस इतना। एनवायरमेंट वो एक ही यूनिट है, जीएस 3 में एक ही यूनिट है, संरक्षण पर्यावरण प्रदूषण, बस दोनों हो गया। लास्ट में भी इथिक्स वगैरह भी लिखवा दूंगा, लेकिन अभी पहले दो। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें केवल इतना लिखेंगे, आधार यानी उस नोट्स का बेस, बस इतना। अंतरराष्ट्रीय जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज, बस, यानी बस उस वो टॉपिक, और नीचे लिख दिया स्रोत। स्रोत ये हो गया, जब भी लिखना हो ये आपको याद रहेगा। ये सब कट गया, कोई मतलब नहीं कितने लोग थे, कहां के थे, कोई मतलब नहीं। ये क्या हो गया, ये कट गया, इतना उड़ गया आपका, ठीक है। अब देखो नोट्स कितना हो गया, ईज ऑफ स्टडिंग आज करेंगे, नया साल है, हम लोग बहुत मेहनत करेंगे। अब इस शोध के निष्कर्ष, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब जो आपने वो जनरल पत्रिका आपने पढ़ी बच्चा, अब उसके निष्कर्ष क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। ये मैंने हिंदी इसलिए कर दिया चूंकि थोड़ा टफ था ये, और मतलब जो लैंग्वेज आ रही थी इंग्लिश में भी थोड़ा सा आपको कम समझ में आती, चूंकि टर्मिनोलॉजी थोड़ी भारी भारी आ रही थी। आगे है इंग्लिश में, लेकिन ये मैंने कर दिया, मैंने कहा बच्चों को तकलीफ होगी, जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे यहां एडजस्ट कर लीजिएगा, आगे आपका है बाइलिंगुअल, ठीक है ना। तो अब आइए निष्कर्ष। ये आप कभी बर्फ से ढगा टुंड्रा नामक विशाल क्षेत्र, ये मतलब एक हेडिंग है। टुंड्रा आपको पता है बायोम है जो इसी क्षेत्र में है, टुंड्रा, ठीक है। जहां की जलवायु कैसी होती, ठंड से भरी हुई, तो स्वाभाविक है वहां पर ना तो हरियाली होगी, ना कुछ होगा, ना कुछ होगा। टुंड्रा बायोम के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये छोड़ दीजिएगा, इसको मत लिखिएगा। ये मान लीजिए मैंने लिख दिया, मतलब ऐसे तो आप लेक्चर के लिए सुन लीजिए, बट कॉपी में अभी मत लिखिएगा। अब कॉपी में क्या लिखिएगा, निष्कर्ष। क्यों, क्योंकि टॉपिक क्या लिखा हुआ, टॉपिक अपने आप में इटसेल्फ एक प्रश्न है। उसने क्या लिखा है कि ग्लोबल वार्मिंग का आर्कटिक पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो अब क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, पहला आ गया। अब क्या क्या हो रहा है, यानी पूरी कहानी आ रही है, पूरी कहानी क्या क्या उसके अंदर है। तो ये कहा गया कि वैश्विक औसत से, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग का वैश्विक औसत है, जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में, यूएस में, इस प्रकार का, तो जो वैश्विक औसत है सभी महाद्वीपों में, ठीक है ना, तो उस वैश्विक औसत से ये दोगुनी तेजी से गर्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अदर क्षेत्र 1 से गर्म हो रहे हैं, तो ये 2 गुने यानी 2 से गर्म हो रहा है, यानी 2 डिग्री सेल्सियस से गर्म हो रहा है, ऐसा एक समझने के लिए। अब अगर ऐसा हो रहा है, अब एक क्षेत्र है जो जमा हुआ है, यानी कि बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल वो पूरा क्या है, जमा हुआ है, और एक संरचना के अंतर्गत है। अब जब ये गर्म होगा तो क्या होगा, गर्म होगा तो ये जो टोपियां होती हैं इनकी क्या होंगी। जब आप आइसक्रीम खाते हैं, जब आप आइसक्रीम खाते हैं तो क्या होता है, आइसक्रीम जब निकलती है बिल्कुल ठोस सी होती है ना। कॉर्नेटो और जो भी आप खाते हो, या कुछ भी जो मतलब सिंपल गांव में बच्चों जो आइसक्रीम मिलती, जो हम लोग चूसा करते थे खेतों में, तो नहीं, जो आते थे वो साइकिल पे लेकर के पीछे भर करके, तो वो जब देते थे तो कितनी ठोस हुआ करती थी, याद है ना, दूध वाली और ये वाली, ठीक है। तो वो कितनी ठोस होती है। तो जब वो बाहर आती थी तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ पाती थी, तो फिर क्या होता था, उस उसमें उसका जो ऊपर वाला पार्ट था वो क्या होता था, वो मेल्ट होना या पिघलना स्टार्ट हो जाता था। तो सेम वैसे ही होगा, जब ये गर्मी आएगी तो यहां पर भी बर्फ की टोपी जो है, जो कैप है बर्फ की, वो सीधे सीधे पिघलने लग जाएगी। अब अगर वो बर्फ पिघली तो फिर पानी, समझ गए ना, अब आप समझ गए होंगे क्या इंपैक्ट होने वाला है। बर्फ पिघलेगी तो कहां जाएगी, ठीक है, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। वैसे ही बर्फ पिघली है तो भी दूर तलक जाएगी, तो इसका मतलब पूरे विश्व और इंडिया पर भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो बर्फ की टोपी की तीव्र सिकुड़न हो गई, ठीक है। उदाहरण दिया गया है, ये लिखना है, ये आपको लिखना है अपनी कॉपी में, क्योंकि अच्छा प्रश्न है, ज्योग्राफी में करंट में आता है। आप पीछे चेक करिएगा, आर्कटिक अंटार्कटिक इन सब पर प्रश्न आए हुए, क्रोमोस्फेयर पे आए हुए हैं, तो ये पूछता है इस प्रकार के शोध को। 1980 के बाद से आर्कटिक समुद्री बर्फ की मात्रा में 75% की गिरावट आई है। यानी जितना आप देखिए 75% बर्फ में गिरावट आई है,
बहुत तेजी के साथ ये गिर रहा है। और आपको पता है अब वहां पे हरियाली आ रही है, जहां पर कभी टुंड्रा क्लाइमेट होती थी और वहां पर वो कटीली झाड़ियां छोटी छोटी, जो मतलब उस प्रकार के वातावरण में रह सकती हो, ठंड के वातावरण में, और अब वहां हरियाली आ रही है। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो ये हो गया, यानी इतनी गिरावट आ गई। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आपको पूरा अपने नोट्स में लिखना है। फिर क्या कह रहा, अब देखिएगा दूसरी चीज, ये आप इसको केवल ऐसे रही, ये मैंने केवल प्रतीक के लिए यहां पर लिखा है। दूसरा पॉइंट क्या रहा, ये बहुत अच्छा पॉइंट बच्चों, ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है, तो आप यहां पर लिख लीजिए प्रीलिम्स, ठीक है। मेंस तो चल ही रहा है, अपना पॉइंट हमेशा चलता रहता है, और ये केवल प्रीलिम्स और ऐसे नहीं। प्रीलिम्स का मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए नोट करिए, प्रीलिम्स भी नोट्स में ही, प्रीलिम्स के लिए भी। तो दो क्वेश्चन आप बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या आप ऐसा लिखेंगे पहला पॉइंट कि आर्कटिक में ग्लोबल वार्मिंग के निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से प्रभाव देखे जा रहे हैं। एक प्रश्न ये हो गया, मैंने प्रश्न बोल दिया है, विकल्प आप बनाएंगे। पहला विकल्प ये हो गया, ठीक है, ओके। और दूसरा विकल्प क्या हो गया, ये आ रहा है, ठीक है ना। अब आगे आ रहा है, ठीक है, या आप इसी में बना लीजिए, इसी में बना लीजिएगा, ठीक है ना, इसी में, कि एक विकल्प होगा तेजी से गर्म हो रहा है, दूसरा 1980 के बाद से आर्कटिक समुद्री बर्फ की मात्रा में 75% की गिरावट आई। विकल्प ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी ना तो एक ना तो दो। अब आप देखिए, आपका निचोड़ लिया हम लोगों ने, यानी कंटेंट खत्म हो गया। अब आप अपने ढंग से क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आपकी कॉपी में प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी बनेंगे। फिर आपको प्रैक्टिस करने में आनंद आएगा कि नहीं आएगा। अब थोड़ा हिंदू की क्लास मेरी लंबी हो जाएगी, आप आज से मतलब ये अब आगे लंबी रहेगी, क्योंकि मुझे हर दिन, ये नहीं कि आज करा रहा हूं, हर दिन मैं बताऊंगा प्री में क्या होगा, नोट मेंस में क्या होगा, इंटरव्यू में क्या होगा, हर एक टॉपिक में। तो भैया जो लंबा समय मेरे साथ चल सकते हैं, मैराथन टाइप का हो ही जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं मेरे पास, रोज नहीं होगा अब, आज तो क्योंकि 2 दिन है टॉपिक है, लेकिन फिर भी। दूसरा ये, अब देखो ये दूसरा प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, और मेंस का पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा, यानी एक इंपैक्ट वहां देखा गया कि बर्फ की कैप क्या हो रही थी, मेल्ट हो रही है। अब दूसरा पॉइंट यहां पर क्या आ गया, देखिए उत्तरी समुद्री मार्ग बेटा, ठीक है ना, नॉर्थ सी जो रूट है, NSR बोलते हैं, नॉर्थ जो सी रूट है। अब देखिएगा उत्तरी समुद्री मार्ग, अब प्रीलिम्स का जो एक छोटे ध्रुवीय चौप, शॉर्ट पोलर चौप आर्क होता ना, नुकीला, अभी आगे हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं, अभी मैं दिखा रहा हूं, के माध्यम से नॉर्थ अटलांटिक को नॉर्थ प्रशांत से जोड़ता था, यानी उत्तरी अटलांटिक को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ता था, कभी कल्पना समान था। ध्यान रखिएगा, यानी NSR जो ये रूट था, ये कहा जाता था यार ये कल्पना है, यानी जब भी भूगोलवेत्ता, जलवायु विशेषज्ञ यह बात करते थे कि ये NSR मार्ग कभी खुलेगा, कभी चलेगा, तो एक माना जाता था यार कपोल कल्पना है कि कभी इस मार्ग के द्वारा उत्तरी अटलांटिक को उत्तरी प्रशांत से क्या जोड़ा जा सकता है। तो पहले तो रट लीजिए कुछ चीजें, फिर हम आप लोग, अब क्योंकि जब आप ज्योग्राफी पढ़ें या आप जैसे भी करके इसको समझने की मतलब इसको आप एक बार पिक्चराइज कर लेंगे, मैं एक बार समझा रहा हूं। तो क्या कह रहा है, NSR यानी उत्तरी समुद्री मार्ग एक शॉर्ट पोलर आर्क के माध्यम से नॉर्थ अटलांटिक को नॉर्थ प्रशांत महासागर से जोड़ता था, ये कभी कल्पना के समान था। ये वाला मार्ग आइए, कौन सा है भाई, कहां गया, ये आ गया, ठीक है ना, ये है आपका, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ पोल हो गया आपका ये, और ये देखिए पूरा रशिया यहां पे आ गया, ये देखिए नॉर्थ NSR क्या है, ये नॉर्दर्न सी रूट, ठीक है। ये अभी वाला है, यानी ये जो एग्जिस्टिंग है, ये एग्जिस्टिंग है, ये एग्जिस्टिंग है, ये एग्जिस्टिंग है, ये एग्जिस्टिंग, ये रेड वाला अभी एग्जिस्टिंग नहीं है, यानी कि अभी ये चल नहीं रहा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह जो रूट है, अब यह देख सकते हैं मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और एक काल्पनिक रास्ता अब वास्तविक रास्ता के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पिक्चर आपको परेशान एग्जाम में मत होइएगा, ठीक है ना, बस केवल एक निगाह बनाए रखिए, ठीक है। ये आर्कटिक ओशन है, तो अब आप देख सकते हैं नॉर्दर्न सी रूट NSR जो यहां तक था, आगे का पूरा कल्पना लगता था, चूंकि एकदम से ये पूरा यहां पर बर्फ पूरा का पूरा जमा हुआ था, तो रास्ता तो बन ही नहीं सकता, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहां से बर्फ पिघल रही है,
ये रास्ता अब वास्तविक आकार ले रहा है। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया, क्या क्वेश्चन हो गया, नॉर्दर्न सी रूट निम्नलिखित में से किस ऑब्लिक किन को जोड़ता है? तो उत्तरी अटलांटिक उत्तरी प्रशांत, वो लिख देगा दक्षिणी अटलांटिक दक्षिणी प्रशांत, अंध महासागर को हिंद महासागर से कुछ भी कनेक्ट करवा देता है। दो ऑप्शन तो आपको पता ही फालतू रहते हैं। तो ये हो गया आपका यहां से पॉइंट। तो ये हो गया प्रीलिम्स का क्वेश्चन। तो आज हम लोग हर एक टॉपिक में ये भी नोट करेंगे कि आज हमने प्रीलिम्स के कितने क्वेश्चन बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आप करंट बेस्ड भी यूपीएससी पास कर सकते हैं और बेसिक पढ़ के भी पास कर सकते हैं। तो जब हम करंट पढ़ रहे हैं यानी कि द हिंदू और ये सारी चीजें, तो हम बेसिक भी पढ़ते चले जाएंगे। तो करंट के साथ साथ बेसिक और इसी के साथ हमारा यूपीएससी हमारे हाथ में, इधर से भी यूपीएससी और जो आप बेसिक पढ़ते हैं उससे भी, दोनों मिला देंगे, हमारा प्रीलिम्स और मेंस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। यहां से देखते हैं, यानी जो एनएसआर है, उत्तरी समुद्री मार्ग, जो आपने पिक्चर में देखा, जो कहा गया है शॉर्ट आर्क के माध्यम से नॉर्थ अटलांटिक को आपने आर्क देखा, ठीक है ना, जोड़ता था, कभी कल्पना समान था, अब वो वास्तविकता का रूप ले रहा है। कैसे? पिघलने वाली बर्फ ने इसे वास्तविकता बना दिया है, वास्तविक हो चुका है वो। और पिछले दशक से यानी 2010 के दशक से हर गर्मियों में यहां क्या हो रहा है, वाणिज्यिक कार्गो जहाज चल रहे हैं, यानी कि माल लदे हुए जहाज वस्तुओं से पूरे इस रूट के साथ ही वो अपनी यात्रा कर रहे हैं एक देश से दूसरे देश। अब आप देख सकते हैं, यानी इसका एनएसआर का वाणिज्यिक, एक लाइन में एनएसआर का वाणिज्यिक उपयोग होने लगा है। और फिर कहा गया है, एक मॉडल के रूप में भविष्यवाणी की गई, मॉडल भविष्यवाणी यानी एक भविष्यवाणी, आप चाहें तो कंफ्यूज ना हो, मॉडल शब्द काट दे, भविष्यवाणी की गई। भविष्यवाणी क्या की गई कि यह जो मार्ग है यानी एनएसआर 2050 तक गर्मियों में बर्फ से मुक्त हो सकता, यानी यहां बर्फ खत्म हो जाएगी, एकदम से लगेगा कि आप सब भी जाकर के वहां घूम करके तो आप देखिए, यानी बर्फ खत्म हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यह है ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट, कहां पर, आर्कटिक पर। तो अब आप देखिए, अब यहां से मुख्य परीक्षा में क्या लेंगे। एनएसआर आपको प्रीलिम्स के लिए नोट कर लीजिए, एनएसआर क्या है, कहां है, कैसे। अब मुख्य परीक्षा के लिए यहां से बच्चों केवल हमें यह लेना है, इतना ज्यादा लिखा, आपको केवल यह लेना होता है, केवल एनएसआर उत्तरी समुद्री मार्ग, ये वाला पॉइंट केवल, बस। कभी कल्पना समान था, अब वास्तविक है, अब वास्तविक है। एग्जाम्पल, अब वास्तविक है, और एग्जाम्पल दे देंगे कि वाणिज्यिक कार्गो जहाज चल रहे हैं, बस इतना। ये नहीं कि यहां की गर्मियों में पिघलने वाली बर्फ, ना, वो ये बस इतना कि क्या हो रहा है, यहां पर वाणिज्यिक जहाज चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? क्या यार, मुझे तो अच्छा ठीक है, मुझे लगा कॉल आप लोगों के मैसेज आते रहते हैं, डर ही जाता हूं कि भैया कुछ सिस्टम फिर खराब हो गया क्या। ठीक है, तो ये हो गया आपका, आई होप यहां से चीजें आप समझ रहे हैं। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है, ठीक है ना, ये आप पिक्चर आपके सामने है। तीसरा है, आप देखिए यहां से, कभी बर्फ से ढका टुंड्रा नामक विशाल क्षेत्र, अब तो समझ गए, टुंड्रा यहाँ का बायो में, यानी यहां पर पाई जाने वाली पूरी वानस्पतिक, यानी पूरा जो वनस्पतियां, टुंड्रा जलवायु, ठीक है। तो कभी बर्फ से ढका टुंड्रा नामक विशाल क्षेत्र, अब क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ के पौधों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, बर्फ से ढके रहते थे तो कैसे पौधे होंगे, झाड़ियों वाले, आपको पता है, वो भी नुकीली झाड़ियों वाले। अब क्या हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, बर्फ पिघल रही है और बड़े स्तर पर पिघल रही है। तो जो जमीन पर एक होता ना, एक नमी, तो उस नमी की मात्रा बर्फ जमने पर कितनी थी और बर्फ हटने पर, तो दोनों में एक अंतर तो रहेगा ही रहेगा। तो यानी जमीन पर जो नमी का पूरा व्यवस्था थी, अब उसमें बदलाव आ रहा, नमी में बदलाव आ रहा, ठीक है ना। अब टुंड्रा के पेड़ पौधे बर्फ में मौजूद, ठीक है ना, आ रहा है, तो स्वाभाविक यहां हरियाली आ रही। एक पॉइंट यहां पर लिख लीजिएगा, यहां पर यानी हरियाली आ रही, हरे भरे पेड़ यहां पैदा हो जा रहे हैं। एक पॉइंट ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा यहां पर क्या आया कि इस विशाल क्षेत्र में टुंड्रा के जो पेड़ पौधे हैं, ये बर्फ में, आपको पता है कि बर्फ में क्या होता है, कार्बन का भंडार, ठीक है ना। तो बर्फ में मौजूद ये जो
टुंड्रा के पेड़ है बच्चों, ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बर्फ में मौजूद कार्बन भंडार और गर्म होते वातावरण के मध्य एक अवरोध का काम करते हैं, यानी वातावरण गर्म हो रहा है एक चीज पर, और जो बर्फ में मौजूद कार्बन भंडार हैं ये एक दूसरे को संतुलित करते हैं। लेकिन अब क्योंकि बर्फ पिघल रही है, तो ये बर्फ पिघल रही है, ऐसे में संतुलन कमजोर पड़ रहा है। अब आ रहा है वनस्पति में क्या क्या बदलाव आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि हरी भरी वनस्पतियां हो रही हैं। इसके अलावा कार्बन की मात्रा और वायुमंडल में उनके प्रभाव के बीच संतुलन बिगड़ रहा है, और इसका परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है ना, और बर्फ पिघल रही। यहां पर कहा गया कि जबकि पेरिस समझौते के अंदर हमने कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाएगा, लेकिन अगर ये घटना होती रही तो हम इस लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यहां पर यह पॉइंट कहा गया है। तो कभी बर्फ से ढका टुंड्रा नामक विशाल क्षेत्र। अब इसमें मुख्य परीक्षा के लिए क्या लिखेंगे, ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए केवल एक लाइन, पूरे पैराग्राफ में केवल एक लाइन आप लिखेंगे कि टुंड्रा प्रदेश के पौधों पर गहरा प्रभाव और वह पौधे हरे भरे। अरे यार क्या हो गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि टुंड्रा के पेड़ पौधों पर, सिंपल एक लाइन में, कि तीसरा पॉइंट मुख्य परीक्षा का यानी तीसरी स्लाइड पर, कि टुंड्रा प्रदेश के पौधे अब हरे भरे हो रहे हैं, एक। और दूसरा, जो कार्बन भंडार सॉरी जो बर्फ में मौजूद कार्बन भंडार और गर्म होते वातावरण के मध्य जो संबंध था वो संबंध कमजोर पड़ रहा है, 2 पॉइंट। इसके बाद प्रीलिम्स में क्या यहां से प्रश्न बनाएंगे, प्रीलिम्स में क्या बनाएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण टुंड्रा प्रदेश के वनस्पतिक जगत पर क्या ऑब्लिक कौन से प्रभाव पड़ रहे हैं, यह प्रश्न। तो आप ये प्रीलिम्स का, तो आपका दूसरा या तीसरा क्वेश्चन प्रीलिम्स का भी यहां पर तैयार हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा रिदम आपको कमजोर लगेगा, क्यों, क्योंकि बार बार रुकना पड़ रहा है, ये याद रखिएगा। लेकिन आपके लिए रुक रहा हूं, नहीं तो मुझे क्या सरसर सरसर एक स्पीड में निकल जाऊं अभी, तो बार बार रुकना पड़ रहा है। तो रिदम थोड़ा एक हफ्ते तक आपको, क्योंकि उधर मैं बहुत स्पीड से पढ़ाता हूं, जब भी एकदम पूरी एनर्जी पूरी है, लेकिन क्योंकि बार बार रुक रहा हूं क्वेश्चंस में, तो वो जो सुर लय ताल होता है वो थोड़ा सा वीक रहेगा। तो ये नहीं, आप उसको कोई अलग अर्थ मत लीजिएगा। जलवायु पर इंपैक्ट क्या होगा, अब देखिए आगे, यानी कहा गया कि जलवायु पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कंप्लीटली आपको बताया गया। तो अब बताने की आवश्यकता नहीं है कि अब बर्फ में कमी आएगी, यानी बर्फ पिघलेगी, तो अब क्या हो जाएगा, जल गर्म होगा, तो उसका परिणाम क्या होगा, पहला जो सी लेवल है यानी समुद्र स्तर बढ़, यहां पर धारा का संसार है उसमें परिवर्तन आएगा। इसके अलावा जो वर्षा का पैटर्न है वो भी प्रभावित होगा, तो ये इंपैक्ट होगा पहला, ठीक है। इसके अलावा टुंड्रा के बारे में कहा गया कि ये पहले ही स्वयं यानी दलदल बन चुका है। अब यहां पर जो है, जो तूफान है, इन सब की समस्या बढ़ेगी, ये सारी बातें बताई गई। फिर इसके बाद वही जो बात वहां, उसी को यहां पर और समराइज रूप में कर दिया गया। इसके बाद क्या है कि अगर इस प्रकार से रहेगा, यानी कि जो बर्फ नहीं रहेगी और टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, तो स्वाभाविक है जो वहां का पूरा पारिस्थितिक तंत्र है प्रभावित हो जाएगा। चाहे वहां पर जो समुद्री जीवन है वो, वहां की वनस्पतियां यानी प्लांट्स हैं वो, वहां के जो पक्षी हैं वो, ये सब कठिन परिस्थितियों में आ जाएंगे। तो इन सब को, ठीक है ना, ये हो गया आपका। इसके अलावा जो वहां पर जातियां, मतलब जो स्पेसीज रहते हैं, वो सब क्या करेंगे कि वो, ठीक है ना, ये क्या करेंगे, वो अपना अपना स्थान छोड़ करके दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद कहा गया है कि आर्कटिक 40 विभिन्न प्रकार के देशी यानी इंडिजीनियस ग्रुप्स का समूह है, ठीक है ना। ऐसे में यानी कि वहां पर जैसे जो मतलब जो निर्जातीय समूह रहते हैं उनकी बातचीत हो रही, तो उनका कल्चर, उनकी इकोनॉमी और उनके जीवन जीने का तरीका, वो सब खतरे में, यानी वहां पर जो निर्जातीय समूह होते हैं उनकी पूरी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और उनके जीवन के तरीके को गंभीर स्तर पर प्रभाव पड़ेगा,
ठीक है ना। इसके अलावा ह्यूमन इंक्रोचमेंट यानी मानव अतिक्रमण वहां बढ़ेगा टूरिज्म और इन सब कारणों से। तो कहने का मतलब है कि आर्कटिक का पूरा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, इस पूरे पॉइंट को जो बच्चे, इतना तो आप एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे, एक पॉइंट में आप लिखिएगा। क्या लिखिएगा? अगर कि क्लाइमेट पर इंपैक्ट हुआ तो वहां का संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होगा। उदाहरण के लिए यहां से एक दो पॉइंट, यानी वहां पर रहने वाले लोगों की संस्कृति, उनकी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, और उसके साथ साथ वहां का जो जंगली जीवन है, जो जीव जंतु हैं, दैट्स इट। बट इतना ठीक है। तो मुख्य परीक्षा में आपको केवल इतना यहां से उठा लेना, बाकी आपको छोड़ देना है अपनी कॉपी, यानी मैं नोट्स की बात कर रहा हूं। फिर इसके बाद देखिए दूसरा पक्ष क्या है। चलो ये तो निगेटिव हो गया, लेकिन भैया कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। तो सकारात्मक पहलू में क्या है कि अगर बर्फ पिघल रही है और वह क्षेत्र ओपन हो रहा है और वहां मतलब आर्कटिक तक लोगों की पहुंच होगी, यानी लोग का मतलब राष्ट्रों की, तो वह प्राकृतिक संसाधनों का एक बहुत बड़ा भंडार है। तो उस प्राकृतिक संसाधन का दोहन करना और उसका लाभ उठाना वैश्विक मानवता और विभिन्न राष्ट्रों के लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो ये सकते, यानी यही बात बताएगी कि इसका ह्यूज कमर्शियल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। किन किन क्षेत्र में? आर्थिक और वाणिज्यिक अवसर कहां कहां है? तो शिपिंग क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी में, फिशरीज यानी मत्स्यन में, एंड मिनरल रिसोर्सेज में यानी खनिज संसाधन में। तो ये पॉजिटिविटी भी है। अब देखिए कितना बढ़िया पॉइंट आ गया कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट हो रहा है और समस्त इकोलॉजिकल सिस्टम, एक शब्द में कहा जाए तो प्रभावित हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट क्या है कि वहां पर क्या है, जो वाणिज्यिक और आर्थिक अवसर आप उपलब्ध कर पाएंगे। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। अब आपको बताने अब इसी को यहां विस्तार कर दिया गया कि जो ऑयल एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट हैं, वो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में है, और जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, यानी जिनका उत्खनन वगैरह नहीं किया गया है। तो स्वाभाविक है एक बहुत बड़ा खनिज बेस यहाँ जो है तेल और नेचुरल गैस का यहाँ पर बना हुआ, कहां पर? आर्कटिक ओशन में, ठीक है ना। तो ये आप यहां से देख सकते हैं। यहां पर रेयर अर्थ मटेरियल पाए जाते हैं जो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, जो चाइना का एकाधिकार है। तो ये रेयर अर्थ जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी बातें हैं यानी कि इसकी पॉजिटिविटी में। तो इसमें भी आप यही एक पॉइंट लिख लीजिए, बस केवल एक पॉइंट, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एग्जाम में 150 से 200। फिर इसके बाद कहा गया कि जो दूसरा पक्ष था, यानी जो पॉजिटिविटी वाला है कि यहां से मिनरल्स मिलेंगे, ऑयल एंड नेचुरल गैस आपको मिलेगा, हाइड्रोकार्बन्स का यहां अच्छा खासा भंडार है। तो ये कहा गया कि चलो ये है तो, लेकिन इतना आसान इसका एक्सप्लोर करना है नहीं। क्यों नहीं है? तो सबसे बड़ी बात है कि नेविगेशन यहां हो नहीं सकता, उसकी स्थिति बहुत कमजोर है। इसके बाद भाई जब जहाज कहां जाएंगे? जब गहरे पानी वाले बंदरगाह होंगे तो गहरा पानी तो है नहीं, तो भाई है तो अधिकतम बर्फ ही, तो गहरे पानी वाले बंदरगाह है नहीं। तो ठीक है ना, ये इसी का समझिए एग्जाम्पल है, नेविगेशन संभव नहीं। इसके अलावा यहाँ काम करने वाले ट्रेंड लोग चाहिए, यानी प्रशिक्षित लोग चाहिए जो पोलर के क्लाइमेट में, ध्रुवीय क्षेत्र की जलवायु में बेहतर काम करने में सक्षम हो, वो भी नहीं है। इसलिए जो उधर अपॉर्चुनिटी है, इसका अवसर यहाँ पर, अपॉर्चुनिटी तो है बट उसका उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को वास्तविकता में बदलने के लिए जिन जिन संसाधनों की आवश्यकता, वो संसाधन जो है अभी वहां पर कमजोर है। ये पॉइंट हो गया, तो स्वाभाविक है। फिर इसके बाद क्या कहा गया? तीसरा, यानी वैश्विक स्तर पर आर्कटिक में एक अफरा तफरी है। किस रेफरेंस में? कानून के संदर्भ में। यानी जिस तरीके से अंटार्कटिक के लिए प्लान है, वैसा आर्कटिक के लिए प्लान नहीं है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यहां पर कोई कानून नहीं है। ये जो आर्कटिक का पूरा क्षेत्र है, यह केवल अनक्लास यानी यूनाइटेड नेशन की जो समुद्री संधि है, जिसे UNCLOS कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी, यानी समुद्रों के, यानी कि समुद्री, संयुक्त राष्ट्र की समुद्री संधि, उसी के तहत इस क्षेत्र को क्या माना जाता है, ठीक है ना, मतलब कानून के दायरे में।
ठीक है ना, क्लियर है। अब आप याद रखें, यानी कि इस कानून के द्वारा इसकी देखभाल होती है, आप ऐसा मान लीजिए। अब यहां पर पेच है कि अमेरिका इसका पार्ट है नहीं, यानी जो अमेरिका है वो इस यूएनसीएलओएस का यानी कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी का हिस्सा नहीं है। तो अब यूएस नहीं तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट अपने आप आता है, क्योंकि अभी वो टिप्पणी करेगा। अब देखिए प्रतिस्पर्धा क्या है, कानून एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा। तो कानून तो हो गया, आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी इंग्लिश, इसको देवनागरी में ही इसी इंग्लिश को लिख देना होता है, घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या लेना है, इसमें से आपको क्या लेना है, दूसरा पक्ष। तो इसमें से आप बस इतना लिख दीजिएगा, एक पॉइंट की नेविगेशन की स्थिति खराब है, बस एक पॉइंट। वो परीक्षक अपने आप आइडिया लगा लेगा। दूसरा क्या है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री संधि से संचालित होता है, जिसका यूएस पार्ट नहीं है। और फिर उसके बाद क्या है, जो जो रशिया है, ठीक है ना, रशिया जो है वो क्या करता है, रशिया ये कहता है कि ये मेरे क्षेत्र से निकलता है। जैसे चाइना कहता है ना दक्षिण चीन सागर हमारा है, चूंकि समथिंग समथिंग ये पहले हमारा 9 डैश लाइन का एरिया था, ठीक है। तो वैसे ही इसको भी रशिया कहता है, ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ। बट याद रखें, ये देखिए रशिया कहता है कि ये जो नॉर्दर्न सी रूट है ये हमारा है। चाइना क्या कहता है, अब देखिए रशिया ये कर रहा है, यानी प्रतिस्पर्धा। आपको बस इतना याद रखना है, रशिया कहता है, क्या कहता है कि जो एनएसआर है यानी नॉर्दर्न सी रूट है, ठीक है ना, वो उसके क्षेत्र से जो है जाता है, यानी उसका अधिकार है। इस और अमेरिका जो अमेरिका कहता है कि ये रशिया गलत कह रहा है कि ये जो पूरा ये जो एनएसआर है ये क्या है, ये मतलब ये पूरा एरिया क्या है, इंटरनेशनल वाटर के दायरे में है, अंतरराष्ट्रीय जल है, इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, ठीक है। चाइना क्या कहता है कि यानी चाइना जो है पूर्वी आर्कटिक में अपना एक प्रोजेक्ट चला रहा है जिसे कहते हैं पोलर सिल्क रोड। अब आइए देखिए, पोलर यानी ध्रुवीय सिल्क रोड वह बना रहा है, जो कि उसके ओबोर या BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। तो यानी यहां पर हमने क्या देखा, कानून देखा, किस कानून से चलता है, तो संयुक्त राष्ट्र जो समुद्री संधि है। इसके बाद हमने क्या दूसरा पॉइंट यहां पर देखा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्या है, तो हमने कहा जो नॉर्दर्न सी रूट है, रूस कहता हमारा, ये सारा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा मुख्य परीक्षा में, क्योंकि यही सब, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि अमेरिका कहता है कि नहीं ऐसा तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र है। और तीसरा जो चाइना है, इस प्रकार से वहां पर पोलर सिल्क रोड बना रहा, पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए चाइना कहां कहां तक पहुंच रहा है, चाइना इतना आसान नहीं। भारत के हित क्या है, यानी कि इंपैक्ट ऑफ अगर आर्कटिक पर मतलब जो है ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट होगा, तो स्वाभाविक है भारत की मानसूनी जलवायु उस पर इंपैक्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं इंपैक्ट ऑन वेदर पैटर्न्स, यानी हमारे मौसमी पैटर्न पर इसका असर पड़ेगा। भारत में मत्स्यन पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। और इसके बाद हमारा जो मानसून है, ऑब्वियस है उस मानसून के लिए एक क्रूशियल घटना होगी, इसलिए यहां पर कहा गया है कि हमें बेहतर ढंग से जो है इस आर्कटिक का प्रबंधन करना होगा। तो ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट, अब कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही कंप्लीट होता है, अब यहां पर ऐसे आ जाएगा, यानी निबंध आ जाएगा। आपको अच्छे से पता, क्लाइमेट चेंज पर निबंध लगातार पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो जलवायु परिवर्तन, ठीक है ना, मैं नहीं कह रहा हूं यार, जलवायु परिवर्तन पर कोई भी प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग पर कोई भी प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग पर कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है, तो आप ये पूरा एग्जाम्पल आर्कटिक वाला, यानी इसका एक पैराग्राफ बना करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीलिम्स का चौथा क्वेश्चन, ठीक है, ये आप यहां से हो गया। प्रीलिम्स का UNCLOS, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र समुद्री जो संधि है, अब इसके बारे में आप पूरा क्वेश्चन बना लीजिए, क्या कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन वगैरह सब बना लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक द इंडियन एक्सप्रेस का ही है, और ये कल का है, यानी वो आज का था, ये है 1 जनवरी का, वो था 2 जनवरी का, ये है 1 जनवरी का। तो ये बहुत जैसे अगर आप डायरेक्ट पढ़ते तो ये एडिटोरियल कोई पढ़ाएगा नहीं, छोड़ देगा, कर यार तो बेकार है। लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आप लोग खुद विचार करिए। हम एथिक्स वगैरह के जो कंटेंट पढ़ते हैं, बच्चे कहते हैं सर किताब बता दीजिए, कि आपके जो प्रश्न होते हैं बड़े मासूम होते हैं।
और बड़ी तकलीफ भी होती कौन सी बुक इनको बता दी जाए जो ये पढ़ करके और केवल बुक पढ़ के ये आईएएस बन जाए, खासकर हिंदी मीडियम में। तो थोड़ा सा तकलीफ होता है कि हम बुक खोज रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि एथिक्स वगैरह अगर पढ़ना है तो बस कुछ है जो मिल जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं मिल पाएगा, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। हिंदी मार्केट में आपके पास एथिक्स में कुछ भी बेहतर नहीं है। बेहतर कैसे होगा जब हम इस प्रकार के एडिटोरियल्स को उस अंदाज में पढ़ेंगे जो यूपीएससी पूछता है। तो ये पूरा टॉपिक अमूमन इसमें कुछ भी नहीं है, कोविड के बारे में है, कोविड ने कैसे हमें चेंज किया वो सारी बातें हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, पैंडेमिक। बट ये पैंडेमिक जो आप सब पढ़े हुए जो भी पॉइंट आ रहा है, लेकिन आप देखिएगा कैसे एटीट्यूड में जाकर के ये जीएस पेपर 4 में कनेक्ट होगा। तो इसीलिए मैंने कहा जो बच्चे, चूंकि आज काफी बच्चे मुझे अच्छे से पता है कि फॉलो करेंगे, हर वर्ष ऐसा होता है कि 1 जनवरी से बच्चे शपथ करते हैं तो बच्चों की संख्या बढ़ेगी। तो उनको ये बताना बहुत आवश्यक है कि हम बार बार कह रहा हूं बच्चा, हिंदू आप बहुत जगहों पर पढ़ाया जाता है। एक बार आप सब लोग जो नई उम्र के हैं एक बार आप चेक करिएगा, जहां आपको पसंद आए वहीं करिएगा, ठीक है। और जहां पर पसंद आ जाए फिर एक लंबा टाइम उनके साथ बिताइएगा, तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी, ठीक है। अब आइए, इफ द पैंडेमिक हैज कर्टेल्ड मूवमेंट्स इट हैज ओपनड अप न्यू स्पेस टू, यानी कि अगर पैंडेमिक ने कुछ रोका है तो कुछ हमें दिया भी है। यदि महामारी ने रोका है आंदोलनों को, मतलब आंदोलन का मतलब होता है कि गतिशीलता, तो इसने नए स्थान भी खोल दिए हैं, ठीक है ना। अब ये हेडिंग वेडिंग से मतलब नहीं है, नोट्स में कोई भी बच्चा हेडिंग इनका नहीं लिखेगा, ना संदर्भ लिखेगा ना सारांश लिखेगा, सीधा हम शॉर्ट में आ जाएंगे। अब देखिए हमारे लिए मैंने जीएस पेपर 4 एथिक्स लगाया, अभिवृत्ति, सारांश, कंटेंट, संरचना, वृत्ति, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका इंपैक्ट, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा, ठीक है। अब एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस एंड, ये धारणा हिंदी में सिलेबस गलत है लेकिन इसलिए लिखा जाता है जिससे आपको बार बार बताया जा सके, हर बार नए बच्चे आते हैं, ठीक है ना। सामाजिक प्रभाव और प्रोत्साहन बोलते हैं बेटा, इसे परसुएशन बोलते हैं। ये धारणा शब्द ये यूपीएससी ने गलत लिखा, ठीक है ना। तो अभिवृत्ति, अब हम सोशल इन्फ्लुएंस पढ़ने जा रहे हैं, अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड। आप यहां देखेंगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि महामारी ने कैसे हमारे एटीट्यूड में बदलाव लाया। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, एटीट्यूड क्या है, किसी भी विचार, वस्तु या घटना को देखने का आपका नजरिया। फिर से, किसी भी विचार, वस्तु या घटना को देखने का आपका नजरिया अभिवृत्ति। तो पैंडेमिक क्या है, पैंडेमिक ध्यान से समझिएगा, मैं यही समझा देता हूं, अंदर कुछ एग्जाम्पल से आपका काम हो जाएगा। तो आप जो भी बच्चे हैं, चलिए पहले आप नोट्स के लिए बना लीजिए। तो बच्चों लिखिएगा डेज ऑफ द लॉकडाउन, और फिर लिखिएगा यानी तालाबंदी, लॉकडाउन के दिन, और लिखिएगा सोर्स यानी आज की तारीख तो रहेगी, सोर्स लिखिए इंडियन एक्सप्रेस IE, ठीक है, ये हो गया इंडियन एक्सप्रेस। ये बस इतना ही, डेज ऑफ द लॉकडाउन, बाकी सब आप यहां से छोड़ दीजिए, ठीक है ना। लॉकडाउन के दिन, या एक बार मैं बता देता हूं फिर आ जाता हूं, तब और अच्छे समझ में आएंगे। लॉकडाउन के दिन का मतलब है कि लॉकडाउन ने हम सब पर, या वायरस आया तो क्या क्या इंपैक्ट पड़ा। तो पहला इंपैक्ट यहां पर देखिएगा यानी ये कहा गया कि जब लॉकडाउन आया उसने लोगों के जीवन पर बहुत गहरा इंपैक्ट डाला, आप सबको पता है, बिल्कुल डाला। और एडिटोरियल राइटर, चूंकि ये विचारात्मक आलेख था तो जो हमारे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको निकाला, एकदम उनका थॉट वाला था। कोई सेकंड सीजन ऑफ चाइल्डहुड, यानी हमारे जीवन में दूसरा बचपन, लेखक ने कहा बड़ा अच्छा पॉइंट है, हमारे जीवन में यह दूसरा बचपन की तरह था कि नहीं था। हाथ कैसे धोना है, लोगों से कैसे मिलना है, अभिवादन का तरीका क्या है, सब कुछ चेंज हुआ। हम बहुत सी बातें भूल गए थे, हमें सफाई कैसे करनी है, हमें टेबल पे कैसे बैठना है, हर जगह हमेशा अलर्ट रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, जो कभी भूली हुई चीज थी, भले यहां पर पॉजिटिव है, सोशल डिस्टेंसिंग भले यहां पॉजिटिव थी, लेकिन जो दलित जातियां थी, जो पिछड़ी जातियां, यानी विशेषकर जो दलित जातियां थी, उनके मन में ये जो उनका जो मतलब उनके पूर्वजों का जो शोषण रहा है, और या जो अभी उनका भी शोषण है, तो वो उनके जहन में ताजा हो गया। वो सोशल डिस्टेंसिंग ने जो एससी कम्युनिटी है उसके दर्द को ताजा कर दिया। भले ये अच्छे के लिए था सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन उनकी यादें तो बुरी थी। तो ये पॉइंट यहां पर उठाया गया है
तो इसीलिए मैंने इसको बना दिया कि कोई भी घटना जब घटित होती है तो वह अभिवृत्ति पर इंपैक्ट कैसे डालती है, ये सारी चीजें। किसकी अभिवृत्ति? किसी की भी अभिवृत्ति पर। तो उसमें यूपीएससी प्रश्न पूछता है कि दलित आज अगर जाति है तो उसके पीछे मतलब वो क्यों है, ये यूपीएससी आपसे पूछ चुका है। वर्तमान में जातिगत व्यवस्था को लेकर के किस प्रकार की अभिवृत्ति दिखाई देती है, इसी एटीट्यूड के पेपर में यूपीएससी आपसे पूछ चुका। तो ऐसे में मैंने इसको बस इसलिए केवल बनाया कि हम लोग कोविड का जो इम्पैक्ट रहा है, जो लॉकडाउन रहा है, जो सोशल डिस्टेंसिंग रही है एक, और दूसरा जो हमारा बचपना वापस आया, जो कई घटनाएं हुई हैं, तो इन सब को जोड़ करके कुछ यूपीएससी के लिए आपको देने की कोशिश की है बस। तो यहाँ कहा गया कि हमारा चाइल्डहुड आ गया था, ठीक है ना, और एक डर का वातावरण, और उसके बाद हमें कैसे यानी वायरस से कैसे ट्रीट करना, ठीक है ना। तो ये जो हमारा वायरस था, ये हमारे जीवन में एक संकट की तरह आया। हम चाहे टेबल पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, मतलब कहीं पर भी नल खोल रहे हैं, हर जगह हमारे मन में एक भय सा रहा है, और एक व्यक्ति दूसरे को अलर्ट करता रहा है परिवार के अंदर। इसका मतलब है कि एक बचपने में, जैसे आप बचपन में क्या होता, हर एक चीज पर आप कहीं भी जाते हैं, टेबल पे जाते हैं, चेयर पे जाते हैं, नल पे जाते हैं, सिंक में कहीं पर भी जाते हैं, तो आपको कोई इनको रोकता, अरे भाई इधर देखो, अरे भाई इधर देखो, अरे भाई इधर देखो, अरे भाई इधर देखो, बचपन में। बट बचपन की बातें आपको याद तो रहती नहीं है। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, बचपन में मैंने जो है एक शो कहीं पे देखा था, उस शो का एक आपको एग्जांपल बताता हूं। बचपन समझिएगा, क्योंकि ये केवल इतना नहीं है, बचपन यानी कि, ठीक है ना, शिशु को खिलाने वाले हाथ, तो शिशु को खिलाने वाले हाथ ये भी होते हैं, यानी कोरोना ने भी शिशु को खिलाया, याद रखिएगा, यानी उसने बड़ों को भी शिशु बना दिया, और सबने शिशु की तरह रिएक्ट भी किया है, यानी कुछ भी नहीं पता, अबोध बच्चे की तरह सब बैठे हुए, जैसे बच्चे को कुछ नहीं पता कि कोविड क्या किया जाएगा, वैसे सारे के सारे लोग ऐसे ही बैठे, क्या किया जाएगा कुछ नहीं पता, जो सरकार की तरफ से आदेश आता था सब ऐसे करके बैठे रहते थे। तो शिशु को खिलाने वाले हाथ, तो ये मत समझेगा जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं तो उसका कोई अवांतर, यानी अवांतर का मतलब होता है इससे अलग। जैसे जब आप साहित्य पढ़ते हैं, अवांतर कथाएं होती हैं, एक मूल कथा होती है, एक अवांतर कथा होती है। मूल कथा का मतलब होता है, जैसे गोदान उपन्यास पढ़ेंगे तो होरी और धनिया की, यानी होरी की कहानी मूल कथा। अवांतर कथा जैसे मालती और मेहता का उसमें प्रसंग आ जाए, या और भी जो शहरी पात्र वहां पर आ जाए, उसे अवांतर कथा कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं अवांतर जा रहा हूं, ठीक है ना, मूल में ही हूं, बट आपको समझाने के लिए, क्योंकि देखिए हम लोगों को बूंद बूंद से सागर बनाना है। यूपीएससी जो किताबें हैं वो नहीं है, यूपीएससी जब तक हम निचोड़ के यूज नहीं कर लेंगे तब तक यूपीएससी हमारी समझ में आएगा नहीं। तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे थे कि तालाबंदी के बाद लोगों पर गहरा इंपैक्ट पड़ा, और हम कहां आ गए, बचपन के दूसरे दौर में। एक हमारा नेचुरल वाला बचपन होता, और एक कोविड ने हमें बचपन में ला दिया, यानी हर एक चीज पर एक अबोध बालक की तरह हम रिएक्ट कर रहे थे। कहीं से कोई भी सूचना आ जाए, चाहे समाचार चैनल से, आप लोग बताइए क्या सत्य, आपके मित्र या कहीं से भी। तो इसका मतलब सबसे पहले यहां मैं निबंध लिख दूं, शिशु को खिलाने वाला हाथ, यानी कि पैंडेमिक भी शिशु को खिलाने वाला हाथ। तो पैंडेमिक ने भी क्या किया कि हमें शिशु बना दिया, और उस शिशु को खिलाने वाले हाथ परिवार के भी रहे, मीडिया के लोग भी रहे, और प्रत्येक प्रकार के जो भी सगे संबंधी रहे वो सब रहे, सब एक दूसरे को सलाह कर रहे थे, जो शायद कभी बात भी नहीं करते तो आपस में सलाह कर रहे थे, शिशु बना दिया। तो शिशु का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। जैसे बचपन वाला शिशु, तो मैं एक कॉमेडी शो देख रहा था, तो उसमें था कि जो है एक बच्चा है, तो वो बता रहे थे कि बच्चा जो है, बच्चे का जो जीपीएस होता है, यानी मस्तिष्क को उन्होंने कहा जीपीएस। तो बच्चे का जीपीएस क्या होता है, उसको कुछ पता तो होता नहीं भाई। अब एक बच्चा था छोटा, वो निकला और फ्रिज की तरफ, कहा निकला, फ्रिज की तरफ, अपने ऐसे ऐसे हाथ और पैर से चलते हुए, यानी कि छोटा बच्चा, और एक फ्रिज के पास पहुंचता है, और तब तक घर का कोई व्यक्ति उसको उठा करके और उसको उसका मुंह इधर कर देता है। तो बच्चा फिर पहुंचते पहुंचते कहां पहुंचता आता है, दीवार पे पहुंच जाता है। तो बच्चा सोचता है कि यार मैं तो फ्रिज में रसगुल्ले खाने गया था, मैं तो फ्रिज में रसगुल्ले खाने गया था, ये मैं दीवार क्यों चाट रहा हूं, समझ रहे ना। तो ऐसा कैसे हो गया,
एक बच्चा था जिसको बार बार पता कि उसकी माँ इसी फ्रिज से निकाल करके उसे कुछ मीठा सा खिलाती थी जो उसे अच्छा लगता था। उसे नहीं पता वो शुगर था या वो रसगुल्ला था या क्या था क्या नहीं था, रसमलाई थी, उसे कुछ भी नहीं पता। बट उसे पता था कि यहीं से आता है, तो बच्चा बेचारा चल पड़ा। और तब तक किसी ने क्या किया, किसी को कुछ काम रहा होगा बड़े वाला, उसने उठा करके उसे घुमा दिया। समझिएगा बड़ा इसके अंदर की कहानी, घुमा दिया। तो अब बच्चा क्या करे, बच्चा तो चल रहा, तब तक वो दीवार के पास पहुंचा और खड़ा हो गया और लगा दीवार चाटने। बट उसके मन में ये बात आई कि यार मेरा जीपीएस चेंज कैसे हो गया, मैं तो जा रहा था रसगुल्ला खाने और मैं दीवार चाट रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, यानी जो बचपना होता है ना, वो अबोध होता है, दूसरे के द्वारा संचालित होता है। तो इसीलिए यहां पर कहा गया है कि जो लॉकडाउन आया उसने क्या कर दिया, सेकंड सीजन ऑफ चाइल्डहुड ला दिया, जिसमें हम सब अबोध हो गए। पैंडेमिक ने सबको अबोध कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पैंडेमिक हम सबको खिला रहा था। पैंडेमिक हम सबको, यानी जब इस प्रकार का निबंध है शिशु को खिलाने वाले है, तो पैंडेमिक भी खिलाता है। यह पॉइंट आप ध्यान में रख करके लिखिएगा। और हम पैंडेमिक के अनुकूल ही पिछले 1 वर्ष, या आप कह सकते हैं 8 से 9 वर्ष, हम पैंडेमिक के अनुकूल ही व्यवहार कर रहे हैं। कैसे रहना है, कैसे जाना है, कैसे इनफैक्ट कैसे हाथ धोना है, यह सब भी जैसे बचपन में सिखाया जाता था, बच्चों हाथ ऐसे धो, अब हम वही चीज कर रहे हैं। तो पहला तो ये इंपैक्ट बताया गया है, एक चीज हो गया। दूसरा जो यहां पर बताया गया है, जो चेंजेस आते हैं वो क्या आते हैं, वही आया कि आप हाथ कैसे धोएं, ये सारी बातें हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद यहां पर कहा गया है कि ये एक ऐसा समय था कि जब उच्च तकनीकी का युग था, उच्च तकनीकी का युग था, लेकिन यहां पर संकट भी देखा गया। उच्च तकनीकी के युग में हेल्पलेसनेस भी देखी गई और इसके अलावा स्वार्थ भी देखा गया। क्राइसिस का मतलब क्या था भाई, जिसके पास जो सक्षम है वो तो सक्षम है, जो सक्षम नहीं है उसको अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। यानी कोविड का इंपैक्ट, हेल्पलेसनेस का मतलब बहुत से लोग अच्छे थे बट किसी की मदद नहीं कर पाए, और बहुत से लोग स्वार्थी भी हो गए, उन्होंने कभी किसी की कोई मदद नहीं की। ये पॉइंट यहां पर बताया गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसी से कनेक्टेड एक दूसरा है, यानी सेम, एक पर हमने देखा, अब दूसरा फिर से आ रहा सोशल वाले पर। तो ठीक है ना, स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सक्लूजन लेफ्ट अ स्टैंप ऑन द ईयर शेपिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड सॉलिडेरिटी। यानी फिर से आ गया सेम उसी प्रकार का, यानी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग और उसके कारण से, यानी कि पैंडेमिक का इंपैक्ट, GS1 सोशल इंपावरमेंट, यानी कि सामाजिक मुद्दों में ये आपका आकर के चिपक जाएगा। जाति, यानी पैंडेमिक ने भारत की जाति व्यवस्था पर क्या इंपैक्ट डाला, लगातार पूछ रहा है जाति पर। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन चेक करते हैं तो लगातार पूछ रहा है कि जाति का इंपैक्ट क्या है। तो यहां से अब देखिए 2020 जब प्रारंभ हुआ तो कहा गया है कि प्रोटेस्ट किया गया अगेंस्ट सिटीजनशिप लॉ, यानी कि CAA के अगेंस्ट किया गया। और इस पर यहां पर कहा गया है कि बहुत से लोग, चाहे विद्यार्थी रहे हो, चाहे जो है उस कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहे हो या वुमेन रही हो, इन सब ने जो है क्या किया है, इन सब ने इसके अगेंस्ट में प्रदर्शन किया है। क्यों किया गया, क्योंकि यह जो है पाकिस्तान, मतलब यह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में संशोधन करता है, CAA रिवीजन भी कर लीजिए। ठीक है, और इसके द्वारा ये क्या करता है कि जो भारतीय नागरिकता है उन शरणार्थियों को मिलेगी जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, पारसीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, उन सबको मिलेगी। बट यहाँ के मुस्लिम्स को नहीं मिलेगी। तो इसको लेकर के विरोध हुआ था। ठीक है, तो ये एक पॉइंट बताया गया है। और फिर इसके बाद कहा गया है कि पैंडेमिक आया तो सोशल डिस्टेंसिंग आई। इस सोशल डिस्टेंसिंग ने क्या किया, कास्टिज्म यानी कि जातिवाद को बढ़ावा दे दिया। क्या दे दिया, कास्टिज्म यानी जातिवाद को। भले ही सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे उद्देश्य से आया, लेकिन इसने क्या किया कि एक प्रकार से जो दलित वर्ग था उसकी चेतना में कहीं न कहीं जो वो विभेद था वह ला करके सामने रख दिया, जो उनके पूर्वजों ने या उन्होंने जो कष्ट झेले थे। तो ये पॉइंट आपको यहां पर बताया गया। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका यहां से एक पॉइंट। फिर इसके बाद कहा क्या, जो अन्य
समस्याएं दलितों को आई तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि इनके अगेंस्ट में अत्याचार, यानी दलितों के अगेंस्ट में अत्याचार, उदाहरण के लिए जैसे रेप, ठीक है ना, इसके अलावा जो महिलाओं को प्रताड़ना, तो ये दलितों की समस्याओं पर लिखा गया लेख है। और ये कहा गया कि जो मीडिया है, जो डोमिनेंट मीडिया, चूंकि वहां पर भी कास्ट का डोमिनेंट देख सकते हैं आप, मीडिया पर भी यहां कहा गया कास्ट का डोमिनेंट है, तो उन्होंने क्या किया कि दलितों के अगेंस्ट जो भी हो रहा था, जो भी अत्याचार हो रहे थे, उसको बेहतर ढंग से प्रेजेंट नहीं किया। ठीक है, तो ये दलितों को समस्याएं, पहला उनकी यादें, दूसरा उनके साथ जो फिजिकली असॉल्ट हो रहा है उसके बारे में यहां पर बातचीत की गई। फिर 2 फिल्में आई। तो अब आप याद रखिएगा हमने क्या पढ़ा था, अभिवृत्ति। अब पहले दलित वाली घटना से बता दूं, प्रश्न आया था कि अभिवृत्ति को परिवर्तित करने वाले कारक कौन से होते हैं, और फिर कहा था कि जाति व्यवस्था को लेकर के किस प्रकार की अभिवृत्ति दिखाई देती है। तो जाति व्यवस्था को लेकर के किस प्रकार की अभिवृत्ति आपके सामने, कि हम समाज में संवैधानिक रूप से और कानूनी रूप से दोनों प्रकार से जाति को स्वीकार नहीं करते। याद रखिएगा, संवैधानिक भी और कानूनी रूप से, लेकिन व्यवहारिक रूप में जाति पूर्णतया स्थापित है, और जो वंचित जातियां हैं उनके साथ अत्याचार एक सामान्य परिघटना की तरह प्रायः देखा जा सकता है। ये सिंपल आपके सामने उदाहरण है। तो ये क्या दिखा रहा है कि जाति व्यवस्था को लेकर के जो अभिवृत्ति है भारतीय समाज में वो विषम है। क्या है विषम का मतलब क्या है? ठीक है, एक सम अभिवृत्ति होती है, एक विषम, यानी कि एक ऐसा समूह है जो ये माने कि ये ठीक है, चलो इसको चलते रहना चाहिए। विषम भी है, या एक ऐसा, देखिए सम और विषम को जरा समझिएगा। क्या समझिएगा? सम अभिवृत्ति और विषम अभिवृत्ति, ये यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है ना। तो सम अभिवृत्ति यही पूछा था कि जाति को लेकर के विषम अभिवृत्ति क्यों है, ठीक है ना। सम का मतलब क्या होता है कि आप जानते हो, यानी संज्ञान जानते हो और उसको महसूस करते हो, भावना, और अगर इसे व्यवहार में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं सम अभिवृत्ति। यानी कि अगर ये तीनों चीजें, अगर किसी व्यक्ति को पता है कि संज्ञान यानी जाति व्यवस्था कानून के विरुद्ध है और कानून और संविधान के जो अनुसार उसे वह अनुचित है, मानना नहीं चाहिए, और इसी चीज को वो भावना में महसूस कर ले, और उसके पश्चात वो व्यवहार में यानी जाति व्यवस्था में किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप ना करे नकारात्मक रूप से, तो क्या हो जाएगा, उसकी सम अभिवृत्ति हो गई कि वो जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि कानून जब कह रहा है कि नहीं है, संविधान नहीं सही, उसने महसूस कर लिया हृदय से, व्यवहार में उसके एक्ट में आ गया। इसको कहते हैं सम। विषम का मतलब होता है कि आपके संज्ञान में हो सकता, मतलब तीनों में से कोई भी एक चीज ना हो तो उसे विषम कहते हैं, और फिर कभी भी आपकी अभिवृत्ति मतलब क्या हो पाएगी, किसी भी समस्या के प्रति फिर वो एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं कर पाएगी। ये चीज याद रखिएगा। तो जैसे मान लीजिए आपकी अभिवृत्ति है कि जाति व्यवस्था अच्छी नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, कानून के अनुसार प्रतिबंधित है, बिल्कुल सही बात। आप भावना के स्तर पर महसूस भी करते हैं और आपको प्रेम हो गया, किसी दलित जाति की लड़की से आपको हो गया प्रेम, ठीक है ना, समझिएगा इस चीज को। अब इसके बाद क्या है, यानी क्योंकि मुद्दा हम लोग दलित कास्ट पे लिखा गया तो उन्हीं पर पढ़ रहे हैं, नहीं तो किसी को प्रेम तो किसी से हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रेम। अब प्रेम होने के बाद अब क्या हो गया, यानी कि आप मानते भी हैं, महसूस भी करते हैं, अब व्यवहार करने की प्रक्रिया आती है। यानी अब आपको क्या करना है, व्यवहार करना है, यानी अब शादी करनी है। व्यवहार का मतलब ऑब्वियस है, शादी करनी है। अब जैसे ही, बहुत अच्छे से समझिएगा, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा क्या प्रश्न पढ़ रहे हैं। जाति व्यवस्था को लेकर के भारतीय समाज में विषम अभिवृत्ति क्यों दिखाई पड़ती है, या क्या विषम अभिवृत्ति है, अब आप देखिएगा। तो अब देखिए, शादी करनी, अब ये बेचारे क्या किए, आगे भाई हमें करनी है, लेकिन तब तक यहां पर आ गया कौन सा, समाज आ गया, समाज की एंट्री हो गई, ठीक है। अब इस समाज में इनका परिवार भी हो सकता है, इनकी पंचायत भी हो सकती है, कोई भी, यानी कि कोई भी हो सकता है। अब ये आ गए और इन्होंने इन दोनों में से, यानी लड़का और लड़की, किसी पर भी दबाव डालना स्टार्ट कर दिया, जो प्राय घटना है, ऑनर किलिंग और ये सारी बातें, हॉरर किलिंग, आप सबको पता है। तो अब क्या हो गया, शादी। अब अगर ये जो
कपल हैं, इनमें से ये लड़का जो सोच रहा था कि मैंने करनी है, ये पीछे हट गया। कहां हट गया? पीछे हट गया। क्यों? क्योंकि परिवार और समाज का दबाव पड़ा। तो ये क्या हो गया? इसी को बोलते हैं बच्चा विषम अभिवृत्ति। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं विषम अभिवृत्ति। यानी कि वो संज्ञान और भावना के स्तर पर जानता, मतलब संज्ञान मतलब बेटा जानना, कोग्निटिव बोलते हैं इसे इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? संज्ञान का मतलब क्या हो गया बच्चों? जानना, ठीक है। और ये क्या हो गया? भावना यानी इमोशनल, ठीक है। तो आपने महसूस किया, लेकिन व्यवहार का मतलब कि आपने उसे अपने एक्शन में, अपनी क्रिया में नहीं डाला। तो यही कहा जाता है कि विषम अभिवृत्ति जाति को लेकर के है, जिसका कारण हमारे सामाजिक, ये जो हमारा जो भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि उच्च जाति, ठीक है ना, मध्य जाति, निम्न जाति, ये जो, ठीक है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये ठीक है। और हर जाति के अंतर्गत ना जाने कितने गोत्र, ना जाने कितनी जातियां। इसका मतलब कि भारत की जाति व्यवस्था अत्यंत जटिल है, जो भारत में जाति व्यवस्था के विषम अभिवृत्ति के साथ जुड़े होने का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। और यह कारण चिंतनीय है, क्योंकि संविधान और कानून में इसे पूर्णतया त्याज्य बताया गया, यानी इसको हम त्याग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखें। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल आप कोरोना के टाइम पर दे सकते हैं कि जब लॉकडाउन हुआ, तो इस लॉकडाउन में जो दलित जातियां हैं, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का जब बात आई, तो सोशल डिस्टेंसिंग ने, और उन्हीं को नहीं, विचारकों को भी, हम लोग भी एडिटोरियल काफी कुछ पढ़े हैं, मैंने पढ़ाया, कि एक चिंता हुई कहीं ऐसा ना हो कि भारत में जाति व्यवस्था की एक नई लहर आ जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन उस वर्ग की, उस जाति की जो मतलब एक उनकी अपनी स्थिति रही है, उसने उनके मतलब उनकी आंखों के सामने कहीं ना कहीं वो सारी छवियां एकत्र कर दी, एक चीज। और दूसरी चीज क्या हो गया कि जो शोषण हुआ, जो अत्याचार हो रहे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसकी पुष्टि भी करता है। तो वो सारी बातें तो आप यहां से बता सकते हैं। आई होप। अब देखिए, तो दलित वाला हो गया, मैंने कहा था एटीट्यूड से मैं कनेक्ट करूंगा। अब देखिए, दो फिल्में आ गई। अब दो फिल्मों का ये देखिए बच्चों, जो मुझे पहली बार फॉलो कर रहे हैं, याद रखिएगा कि जो हिंदू है ना, या कोई भी अगर आप एक्चुअल में यूपीएससी को चेंज कर रहे हैं ना, तो यूपीएससी हिंदू हिंदू कुछ भी नहीं, ना हिंदू पढ़ के यूपीएससी होगा, ना दैनिक जागरण पढ़ के, या ठीक है, आपको यूपीएससी की तरह पढ़ना पड़ेगा, तब ये सब आपके काम के हैं। हर जगह से कुछ न कुछ जोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं, आप सब बताएं मुझे, अगर मैं रोज यही घटना पढ़ा दूं, आगे बढ़ जाऊं, क्या आप इसका यूज कर पाएंगे? तो इसका मतलब क्या है? अब यहां पर देखिए, दो घटनाएं आपके सामने लिखी हुई हैं। ये जो समस्त चीजें घटित हो रही हैं, इसको दो फिल्मों में दिखाया गया है। दो फिल्मों में दिखाया गया। एक फिल्म है श्री, इसके जो कर्ता धर्ता मिस्टर राजीव कुमार है। दूसरी फिल्म है द डिस्क्रीट चार्म ऑफ द सवर्णास। सवर्णास यानी जो सवर्ण जातियां होती हैं, ठीक है ना। ये फिल्म है पा रंजीत एंड राजेश राजा मनी की। तो इस फिल्म में दलितों के विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे हैं, उसका आधार लेकर के चित्रण किया गया है। और इस फिल्म में जो भी किसानी संघर्ष है पंजाब में, उसको दिखाया गया, यानी किसानों की समस्याएं, कृषि संकट और किसानों की समस्याओं को दिखाया गया, जो 2020 में एक विशेषता के रूप में उभर करके आया। लॉकडाउन में किसानी संकट और उसके साथ साथ आपका जो दलितों के विरुद्ध अत्याचार, ये दो फिल्मों में आए हैं। तो अब ये दोनों फिल्में आपको याद रखनी चाहिए। सीरी चूंकि इंडियन एक्सप्रेस में आया है, तो आपकी कॉपी चेक करने वाले जो लोग होते होंगे वो अच्छी यूनिवर्सिटीज के पढ़े होते हैं, तो स्वाभाविक है वो इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ये सब पढ़ते होंगे। तो दोनों फिल्में याद रखिए। और आप सबको पता लग गया होगा मैं क्या कहने वाला हूं। आप लोग टाइप कर सकते हैं कौन सा निबंध बोलने वाला हूं, कौन सा निबंध। चलिए, क्या है निबंध? आया था यूपीएससी में, क्या सिनेमा समाज को रूप प्रदान करता है या कि उसको प्रतिबिंबित करता है? यह प्रश्न आया था। या ऐसा था उसकी भाषा, सिनेमा ना केवल समाज को रूप प्रदान करता, अपितु उसको प्रतिबिंबित भी करता है। तो सिनेमा, यहां पर रूप का मतलब होता है कि जो सिनेमा में हो उसको हम लोग अपना लें। मान लीजिए किसी ने स्पेक्स पहने हुए हैं, मैंने भी वैसे ही पहन लिए,
ये हो गया कि उनके द्वारा दिखाए गए रूप को मैंने अख्तियार कर लिया, ठीक है। और प्रतिबिंबित करने का मतलब होता है कि जो समाज में गठित हो रहा है उसको उन्होंने पिक्चर में, जो समाज में घटित हो रहा है उसको उन्होंने अपनी पिक्चर में दिखा दिया। तो सिरी फिल्म में कृषि संकट और द डिस्क्रीट चार्म ऑफ द सवर्णास में दलितों के विरुद्ध अत्याचार, ये दोनों समाज में घटित हो रहे हैं और दोनों को दिखाया गया है। इसका मतलब है यहां पर ये दोनों फिल्में सिनेमा का वह उदाहरण है जो समाज को प्रतिबिंबित कर, मतलब समाज में घटित होने वाली घटनाओं को प्रतिबिंबित करता है। आई होप आप समझ गए हैं। अब आप समझिए कि आपको कैसे कैसे जोड़ना है। तो जो जो पॉइंट मैंने बताया कि जहां पर इंटरलिंक करना है वही पॉइंट आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि क्या लिख लीजिएगा, मैं लास्ट में बता देता हूं। सबसे पहले मैंने कहा था टॉपिक लिख लीजिएगा, वो वाला भी और ये वाला भी। उसके बाद लिख लीजिएगा एटीट्यूड, और एटीट्यूड में दलित जातियों वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया एक, फिर शिशु को खिलाने वाला हाथ, तो वो जो दूसरा बचपन वाला था वो, और तीसरा पॉइंट यहां पर आप जो है दोनों फिल्में और यह निबंध, बाकी सब छोड़ दीजिएगा, कुछ भी मत लिखिएगा। आपका नोट्स तैयार हो गया, यानी कि 2 क्वेश्चन पे हम लोग नोट्स। जहां तक रही प्रीलिम्स की बात, तो प्रीलिम्स में आपको ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है। वही सारी बातें जो मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद बताया गया डिजिटल डिवाइड भी बहुत बड़े स्तर पर रहा, यानी जो दलित जातियां हैं, अगली समस्या उन्हीं के बारे में कि अब आप देख सकते हैं, यानी केवल 10% जो शेड्यूल कास्ट हाउस होल्ड्स हैं उन्हीं के पास केवल इंटरनेट की सुविधा है, और 49% जो दलित जातियां हैं केवल उनके पास सेविंग अकाउंट्स हैं। तो अब आप देख सकते हैं, यानी डिजिटल डिवाइड भी रहा। तो दलितों की समस्याओं पर यहां पर बातचीत हुई है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है हमारे। जब भी आप कोविड का इंपैक्ट हो सकता है, निबंध ही आ जाए, कोविड का भारत के सामाजिक जीवन पर प्रभाव, कुछ भी आ सकता, हो सकता है इसी बार आ जाए 20 में, ठीक है ना। आगे की रणनीति क्या है, तो ऐसे में कहा गया है कि जो सामाजिक समता है, यानी कि समाज में जो समानता का व्यवहार होना चाहिए वो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि जो भेदभाव है उसे समाप्त किया जाए, ठीक है ना। और ये कैसे हो पाएगा, ये अच्छा पॉइंट है, यानी कि सामाजिक भेदभाव कैसे हो पाएगा, कानून से नहीं हो पाएगा। ट्रस्ट करिएगा, कानून क्या करता है कि एक कंट्रोल करता है, लेकिन पूरी तरह से अगर समाप्त करना है तो उसका एक ही उपाय है, और वो है एजुकेशन का बहुत बड़े स्तर पर विस्तार किया जाए, रोजगार मिले। आर्थिक रूप से जब जातियां मजबूत होती हैं तो जाति के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। और इसके अलावा क्या है, सामाजिक सुरक्षा, 3 चीजें, यानी कि उनका बीमा, बैंकिंग, वित्त, ये सारी चीजें, इन तीनों की आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट। अगर तीनों हो जाएगा तब जाकर के हम जातियों के दंश से अपने आप को बचा पाएंगे। अब इसका ऑप्शनल में यूज है, जिनका हिंदी साहित्य ऑप्शनल है, जिनका हिंदी साहित्य बच्चों ऑप्शनल है वो क्या करेंगे, नागार्जुन की एक रचना है हरिजन गाथा, नागार्जुन की, नागार्जुन महान जो साहित्यकार, इनकी रचना है हरिजन गाथा, ठीक है ना, हरिजन गाथा। इनको कहा जाता है कि ये मार्क्सवादी कवि हैं, ये कवि, लेकिन आप लोग इनको ऐसा मत लीजिएगा, ये प्रगतिवादी कवि, सॉरी प्रगतिशील कवि हैं, ठीक है ना, जिनमें सारे विचार मार्क्सवाद के भी आ जाएं और अन्य प्रकार के। तो हरिजन गाथा, हरिजन गाथा में जो है बिहार के एक बेलछी हत्याकांड की घटना है, जहां पर हरिजनों के गांव को बड़ी मात्रा में जला दिया गया था। आप सबको भी एक घटना पता होगी। तो इस पर यह लिखी गई है। तो जब साहित्य में इस पर आप कुछ भी लिखें, तो आप कोविड के टाइम पर जो दलित जातियों का ये मुद्दा आया कि उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो अब आप एक यात्रा दिखा सकते हैं कि हरिजन गाथा से लेकर के कोविड के टाइम तक अगर हम हरिजन या दलित वर्ग की समस्या को देखें तो समय बदला है, पर जो शोषण है कम भले हुआ है, संवैधानिक आधार भी मिला है, लेकिन शोषण की प्रक्रिया आज भी जारी है, जो नागार्जुन की प्रासंगिकता को पूर्णतया प्रमाणित करती है। और जो कहते हैं, फिर उसके बाद आप अपनी बातें लिख सकते हैं। तो हिंदी साहित्य में आप इसे इंटरलिंक कर सकते हैं, मतलब कर नहीं सकते, कर दीजिएगा, कर नहीं सकते मतलब कर दीजिएगा। ये हो गया आपका। अगला आ गया है एक्लिमेटाइजिंग क्लाइमेट रिस्क। ये क्या भाई, अच्छा टॉपिक है, जलवायु के जोखिमों का सामना करना। फिर आ गया क्लाइमेट, जलवायु के जोखिमों का सामना करना।
घटनाक्रम क्या है, क्यों लिखा गया है? तो उत्तर भारत के कई हिस्सों में भयंकर शीतलहर, जैसे दिल्ली वगैरह में भी जबरदस्त शीतलहर चल रही। कारण है ला नीना। ला नीना और पश्चिमी विक्षोभ, जिसे आप वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं, उसके कारण से कुछ क्षेत्रों में लंबी और कठोर सर्दी होने की संभावना। यानी ये कहा जा रहा है कि मार्च तक, भारत मौसम विभाग ने भी यही बात कही है कि उत्तर भारत में जो सर्दी है मार्च तक रह सकती है और कठोर रहेगी। उसके पीछे रीजन है पश्चिमी विक्षोभ और वेस्टर्न डिस्टरबेंस, और उसके कारण और उसके अलावा दूसरा क्या है आपका, यानी ला नीना। ठीक है, तो एक चीज ये। तो आइए देखते हैं लाल नीना क्या है, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। तो आज ठीक है, ये सब हो जाएगा। ला नीना क्या है? यह एक स्पेनिश भाषा का शब्द जिसका अर्थ है छोटी बच्ची। ठीक है ना, क्या है? स्पेनिश भाषा का, सॉरी, स्पेनिश भाषा का शब्द है। और क्या क्या है इसमें, एक बार देख लेते हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र। अब याद रखिएगा कौन सा, पूर्वी प्रशांत महासागर। मैप में आप एक बार देखिएगा, पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र के सतह पर, उसके सरफेस पर ऑब्वियस है, निम्न हवा का दबाव होने पर, यानी कि पूर्वी प्रशांत महासागर का जो सरफेस है उस पर अगर लो प्रेशर होता है हवा का, तो ये स्थिति पैदा होती है ला नीना की। ला नीना की स्थिति कब पैदा होती? प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बच्चों प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ला नीना की स्थिति कब पैदा। ठीक है ना, ये हो गया। और उन बच्चों को जो जो जिनके मन में है कि हिंदू वगैरह या हम करंट पढ़ते हैं तो यूपीएससी में करंट कम पूछा जाता है। करंट का मतलब यही होता है बच्चा कि जो भी चीजें आई हूं उसको आप एलोबरेट करके पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यानी पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र के सतह पर निम्न हवा का दबाव होने पर यह स्थिति पैदा होती है। तो पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, इससे क्या होता है, समुद्री सतह का तापमान ऑब्वियस है, जब ठीक है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका सीधा असर पूरे विश्व में पड़ेगा, जैसे हिंदुस्तान में पड़ रहा है, दुनिया भर के तापमान पर होता है, वो भी औसत से ठंडा हो जाता है। समुद्री सतह का तापमान ला नीना के कारण कम होता है, संपूर्ण विश्व पर इंपैक्ट है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि महासागर क्षेत्र, पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र के सतह पर निम्न हवा का दबाव होता है। एक पॉइंट आप और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्या है, ला नीना साल में 9 महीने से लेकर साल भर तक हो सकता है, यानी 9 महीने भी रह सकता है, साल भर भी रह सकता है। इस दौरान क्या होता है, जो नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिमी हिस्से में, जैसे आप देख सकते हैं, सर्दियों में तापमान पहले से कम होता है, यानी जितना पहले रहता है उससे कम हो जाता है। दिल्ली में कल बहुत कम टेम्परेचर था, जबकि साउथ ईस्ट में सर्दी के दौरान भी तापमान ज्यादा रहता है। इसकी उत्पत्ति के अलग अलग कारण माने जाते हैं, लेकिन सबसे प्रचलित वजह यही है कि ये तब पैदा होता है जब ट्रेड विंड, ठीक है ना, जब आपकी व्यापारिक जो हवाएं हैं, पूर्व से बहने वाली हवा, पूर्व से बहने वाली जो ट्रेड विंड है वह काफी तेज गति से बहती है, तब ऐसा होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, ला नीना से चक्रवात पर भी असर होता है। ठीक है ना, अब आप देख सकते हैं ला कैसे होता है। तो ये जो ला नीना है, इनकी जो अपनी गति होती है, इस गति के साथ ये क्या करते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की दिशा को बदल देते हैं। इससे इंडोनेशिया और आसपास के इलाकों में काफी बारिश होती है, वहीं इक्वाडोर और पेरू में सूखे के हालात बन जाते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ का डर रहता है। इसका मतलब है कि क्लाइमेट जैसे आना चाहिए ऐसे, तो उसको उल्टा कर देता है ऐसे, तो स्वाभाविक हर घटना चेंज हो जाएगी। भारत में इस दौरान अच्छी ठंड भी पड़ती है और बारिश भी ठीक होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय हो रहा है। तो ये हो गया ला नीना। आप इसको और डीपली ज्योग्राफी में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम लोग करंट पढ़ रहे थे, इससे ज्यादा ज्योग्राफी में हम जा नहीं सकते। कुछ क्षेत्रों में लंबी और कठोर सर्दी। दूसरा, यूनाइटेड नेशन और विश्व मौसम संगठन यानी WMO, इन्होंने कहा है कि 2021 पृथ्वी का सबसे गर्म वर्ष भी रह सकता है। तो यानी कहा जा रहा है कि क्लाइमेट पर बहुत ज्यादा, यानी कि सर्दी भी है और गर्मी भी रह सकती है, दोनों चीजें एक साथ। तो अब यहां पर यह कहा गया है, तो यह हो गया विश्व के भौतिक भूगोल, यानी कि यहां पर आ सकता है। ठीक है ना, क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु भूगोल में आपसे
इस प्रकार की चीजें पूछी जाती हैं, तो आपको यहां पर ये एग्जाम्पल आपकी मदद करेंगे। क्या क्या घटनाएं हैं, आइए फटाफट देख लेते हैं। प्रमुख तथ्य क्या है, यानी एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट का नाम, मतलब निकालने वाली संस्था का नाम काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर। इसमें क्या कहा गया कि भारत में 75% जिले, भारत के जितने भी जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट पूरे देश की, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसमें से 75% जिले, आधी से अधिक आबादी यानी 50% से ज्यादा आबादी इन जिलों में रहती है। ये अत्यधिक क्या है, जलवायु परिवर्तन की चपेट में है, यानी कि ये पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज की चपेट में है। और ये कहा गया इसका इंपैक्ट क्या होता है, इसका इंपैक्ट है जीडीपी पर एवं जान माल पर, आप सबको पता है। और फिर इन्होंने आकलन 1990 से 2019 तक इन्होंने इंपैक्ट, यानी कि इन 75% भारतीय जिलों पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ा उसकी पूरी सूची है। तो ये बच्चों अब आपका टॉपिक तीसरा स्टार्ट हो रहा है। नोट्स बनाने के लिए लिख लीजिएगा कि जलवायु परिवर्तन का भारत पर प्रभाव, टॉपिक ये दीजिएगा तीसरे में, जलवायु परिवर्तन का भारत पर प्रभाव, और आधार लिखिएगा काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर की हालिया रिपोर्ट। ठीक है, ठीक, एक पॉइंट। और भारत में 75% जिले, आदि से आबादी, ये सब अत्यधिक जलवायु परिवर्तन के शिकार, जिसका इंपैक्ट, ये सारे पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। भारत में क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट, इतना बढ़िया पॉइंट कहीं नहीं मिलेगा। पूरा 1990 से 2019 तक का निकाला गया। भूस्खलन एवं हैवी स्नोफॉल 1970 के बाद से 20 गुना वृद्धि। क्या है, भूस्खलन एवं हैवी स्नोफॉल 1970 के बाद से 20 गुना वृद्धि बढ़ चुकी है, 20 गुना। बाढ़ की तीव्रता में 8 गुना की वृद्धि हो चुकी है। $100 बिलियन से अधिक का जीडीपी का नुकसान हो चुका है। 40% से अधिक स्थानों में जलवायु अदला बदली, भारत के 100 में से 40 स्थानों पर जलवायु अदला बदली। ये कभी पढ़े थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, समझ गए ना क्या है, किसने कहा था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, समझ रहे ना। वैसे वर्षा, तुम मुझे कुछ दो मैं कुछ, ऐसे ही मौसम में हो चुका है। क्या हो चुका है कि यानी जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र थे वो सूखाग्रस्त में हो चुके हैं, और जो सूखाग्रस्त हैं वो बाढ़ ग्रस्त में हो चुके हैं। प्लस वाले बच्चे याद होगा आपको क्या पढ़ाया गया था, जो चाचा है वो भतीजा नहीं है, और जो भतीजा है वो चाचा नहीं है। ठीक है ना, वो फिल्म गोविंदा वाली। तो बस ये देख सकते हैं आप, 40% से अधिक, यानी जो पहले ऐसा था वैसा हो गया, जो वैसा था वो ऐसा हो गया। ठीक है ना, क्या था, तो अब आप यहां पर ये पॉइंट देख सकते हैं, जो जैसा था वैसा नहीं रह गया है। क्लियर है, तो ये हो गया, आप यहां से देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा गया, चक्रवातों की जो आवृत्ति है वो 2 गुनी बढ़ चुकी है। पिछले 2 दशकों में सूखा प्रभावित जिलों में औसतन 13 गुना की वृद्धि हुई, औसतन 13 गुना की वृद्धि हुई सूखा प्रभावित क्षेत्र में। अच्छा सर्वे है, इसको आप प्लीज रट लीजिएगा एक एक पॉइंट, कि 1990 से 2019 भारत में क्लाइमेट चेंज का क्या क्या इंपैक्ट रहा, इससे अच्छे पॉइंट कहीं नहीं मिलेगा। सारा लिख दीजिए, सारा मुख्य परीक्षा के लिए लिख दीजिएगा। सतत विकास और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इन सब पर जब भी लिखें तो ये आपको बहुत बहुत मदद करेगा। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर IQ IP में आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लगे, फिर बार बार वही बात कह रहा हूं कि जब सीधा प्रश्न टक्कर नहीं मार रहा है तो जबरदस्ती कैसे लगा दूं। ये नए टॉपिक थे, नए शोध है, ठीक है, न्यू रिसर्चेस हैं, अब इसमें मैं कहां से लगा दूं। तो याद रखेंगे ये सब नए प्रश्न हैं, नए मुद्दे हैं। और हालिया आपको पता है क्लाइमेट एम्बिशन समिट हुई थी, वर्चुअल समिट थी, आप सबको पता है। पेरिस संधि होने के 5 वर्ष पूरा होने पर, कई बार हम लोग इसको कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, क्लाइमेट एम्बिशन समिट हुई थी। तो एडिटोरियल राइटर ने कहा कि इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यानी केवल भारत के नहीं तो भारत का पूरे विश्व की, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने क्या कहा था कि 2021 मेक इट और ब्रेक इट। ठीक है ना, यानी इन्होंने इसी क्लाइमेट की समस्या को मतलब समझते हुए यह एक प्रकार से नारा दिया कि अब इस स्थिति को बदलना है, जिसके लिए इन्होंने प्रतीक शब्द दिया मेक इट ब्रेक इट। ठीक है, तो ये पॉइंट है यहां से। अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, यानी भारत क्या करे, बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना।
तो ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है। यानी मैं आपको लिख देता हूं एक क्वेश्चन है फ्यूचर का, भारत पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, भारत पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, भारत पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एवं समाधान की रणनीति। ठीक है ना, समाधान की रणनीति। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, समाधान की रणनीति। या निबंध एक बता देता हूं, ठीक है, क्या आता यानी धारित आर्थिक विकास, ठीक है ना, लगातार धारित आर्थिक यानी सस्टेनेबल जो है इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके लिए क्या, यानी धारित आर्थिक विकास के लिए, धारित आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण का परिरक्षण या संरक्षण, आप कुछ भी कर लीजिएगा, परिरक्षण आवश्यक है। ये यूपीएससी का निबंध। अब मुझे बताइए धारित आर्थिक विकास के लिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट का संरक्षण आवश्यक है। इस निबंध को लिखना है, तो आइए इस निबंध को लिखना है। तो क्या ये सारे पॉइंट, इस पॉइंट के बिना आप चल पाएंगे? इतने बढ़िया पॉइंट। धारित आर्थिक विकास की बात हो रही है, यानी कि जब $100 बिलियन से अधिक का जीडीपी में नुकसान हो चुका होगा, तो जीडीपी क्या होती है? यानी ये जीडीपी राष्ट्र की समग्र आय होती है, और समग्र आय का मतलब होता है कि उसमें सबकी भागीदारी होती है। इसका मतलब है कि $100 बिलियन श्रृंख कर गया, किसी की भागीदारी नहीं। तो आप बताइए, क्या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ प्राप्त कर पाएंगे? नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो ये सारे वहां के एग्जाम्पल्स होंगे, और जिसका आधार होगा मेरे प्यारे बच्चों ये। तो इसमें क्या लिखिएगा? उस निबंध को लिख लीजिएगा। नोट्स कैसे बनाते हैं उस निबंध को लिख करके, और जो जो पॉइंट उसमें आने के लिए मैंने बताया, आपने खैर पहले ही बना लिया होगा, तो उसी के नीचे निबंध चिपका दीजिए, नोट्स कंप्लीट हो गया। अब इन्वायरमेंट और सतत विकास इकोनॉमिक को जोड़ करके कोई भी प्रश्न पूछेगा, आपके पास धांसू कंटेंट तैयार है। डेली ऐसा ही अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। और दूसरा क्या है कि भारत पर जलवायु परिवर्तन का इंपैक्ट, पीछे आपने इंपैक्ट पढ़ा, अब समाधान, यानी अच्छे पॉइंट आ रहे हैं, समाधान की रणनीति। तो ये कहा गया कि भारत को क्या बनाना चाहिए बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, जैसे इन्वायरमेंट एंड हेल्थ डी रिस्किंग मिशन भारत को क्रिएट करना चाहिए। तो डरना नहीं है, इसको आप ऐसे लिखेंगे अपनी कॉपी में, एनवायरमेंट, क्या है, एनवायरमेंट एंड हेल्थ डी रिस्किंग, ठीक है ना, डी रिस्किंग मिशन, बस एनवायरमेंट एंड हेल्थ डी रिस्किंग मिशन, ठीक है। तो ये हो गया, यानी पर्यावरण के प्रभाव को कम करने के लिए एक मिशन का शुभारंभ। तो आप देवनागरी में ऐसे लिखेगा, इंग्लिश शब्दों से नहीं डरना, उसको हमें देवनागरी में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। इंडिया शुड क्रिएट एन एनवायरमेंट एंड हेल्थ डी रिस्किंग मिशन, किस लिए? टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए? इमरजेंसी, यानी कि कोई भी विपत्ति आए तो आपातकालीन सहायता के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी आपके पास महत्वपूर्ण संसाधन है उनको बनाए रखने के लिए, यानी उसका नुकसान ना हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है व्यवस्थित बना रहे, उसका कोई नुकसान ना हो। यानी आपको क्या बनाना है? हेल्थ, एनवायरमेंट एंड हेल्थ डी रिस्किंग मिशन। इसका मतलब क्या है कि जो जो आपदा आने से नुकसान होता है, समस्त प्रकार की आपदाओं को आप बचा ले जाएं, मतलब आपदाओं के इंपैक्ट को बचा ले जाएं, उसके लिए एक संस्था, एक मिशन स्टार्ट करें। तो अच्छा मिशन है, अभी तक कभी नहीं आया था, मैंने भी नहीं पढ़ाया है। तो जब पूछता है ना नवाचारी उपाय बताइए, इनोवेटिव आइडिया, कहां से लाएंगे इनोवेटिव आइडिया? और कहां लाएंगे? एथिक्स में लाएंगे। पर्यावरण में तो आ ही रहा है, ज्योग्राफी वाले में तो आ ही रहा है, GS1 में ज्योग्राफी वाले में आ रहा है, पर्यावरण GS3 में आ रहा है, एथिक्स में आ रहा है, निबंध में आ ही रहा है, एथिक्स में भी आ रहा है। कैसे आ रहा है? जब आपसे पूछा था, याद करिएगा, एक बड़ी सी केस स्टडी पूछा और यह बताया कि पर्यावरण
और विकास में आप लोग चेक करिएगा, यानी पूरी मैं उसकी समरी बता रहा हूं केस स्टडी की, 2016 की है ऐसा, कि पर्यावरण और विकास के मध्य उसने कहा कि संबंध हमें तार्किक बनाना होगा। ना हम पर्यावरण को छरित कर सकते हैं और ना ही हम विकास को रोक सकते हैं। ऐसी पूरी केस स्टडी थी इसी विषय पर, ना हम छरित कर सकते हैं और ना ही हम विकास रोक सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है, ध्यान करिएगा, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है, उसने प्रश्न पूछा कि ऐसी साध्य रणनीति बनाइए जिससे हम दोनों को क्या कर सके, एक साथ लेकर के चल सके, कि पर्यावरण भी संरक्षित रहे और विकास भी होता रहे। क्लियर है? तो अब कैसे साध्य रणनीति क्या बनाएंगे, मैं वो प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। साध्य रणनीति क्या बनाएंगे, यही बनाएंगे। उदाहरण आप लिखेंगे, साध्य रणनीति पहला, भारत को एक एनवायरमेंट एंड हेल्थ डिरिस्किंग मिशन प्रारंभ करना चाहिए जो प्राकृतिक आपदाओं के किसी भी रूप के आने पर व्यवस्थित ढंग से क्या कर सके, उसका नियंत्रण कर सके, यानी संसाधन बचाए रखा जा सके। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि भारत को क्या चाहिए, एक समग्र कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट रिस्क एटलस चाहिए। क्या चाहिए बच्चा, कॉम्प्रिहेंसिव। अब इसमें भी घबराइएगा नहीं, हिंदी इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव समग्र होता है, चाहे आप समग्र लिखिए चाहे मत लिखिए, आप ऐसे लिख दीजिए कॉम्प्रिहेंसिव, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट, क्या लिखिए, कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट, फिर रिस्क, ये देखिए ऐसा कर दिया, एटलस। किस लिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट रिस्क एटलस, कहां पर, केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जिले के स्तर पर। कितना अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है कि नहीं, तीनों पर, जिससे कि जब भी मतलब कोई ऐसी स्थिति आए तो आपके पास डाटा अवेलेबल हो। इकोनॉमिक सर्वे क्या नीति आयोग का जो @75 उसमें क्या कहा गया, एक चैप्टर है डाटा लेड गवर्नेंस। तो इन्वायरमेंट के लिए भी डाटा चाहिए होगा ना, पर्यावरण को संरक्षित करना है, आपदाओं से बचाना है तो करना है। अब आप पढ़ रहे हैं जीएस पेपर 3 आपदा प्रबंधन, क्या पढ़ रहे हैं, आपदा प्रबंधन, यानी अब देखिए फिर आ गया जीएस 3 आ गया आपका, और पर्यावरण के बाद आपदा, डिजास्टर एवं डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी आपदा प्रबंधन। अब आप ये चैप्टर यहां से स्टार्ट, मतलब ये यूनिट स्टार्ट कर चुके। आपदा, आपदा का इंपैक्ट ये आपके सामने रहा है, क्या रहा है, ये रहा आपदा का इंपैक्ट, इसका आधार वर्ष यहां से यहां तक। अब आप पढ़ रहे हैं आपदा को कैसे मैनेज किया जाए, पहला ये मिशन चलाइए, सेकंड एक एटलस बनाइए, और कहां बनाइए, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये लिखा हुआ है। क्लियर है? इसके अलावा क्या करिए, फाइनेंस करिए, ग्रीन बजट लेकर के आए, कि हर बजट में ग्रीन बजट की घोषणा होनी, जैसे जेंडर बजट आता है वैसे ही ग्रीन बजट एक शब्द आना चाहिए। ठीक है, इन्होंने लिखा नहीं लेकिन इनकी पूरी बात में वही बात है, तो उसको मैं अपनी तरफ से शब्द दे रहा हूं, ग्रीन बजट, यानी सरकार की समस्त योजनाओं में अगर 500 रुपया जा रहा है, मतलब एक एज एग्जाम्पल 500 रुपया नहीं जाएगा, 500 रुपया जा रहा है, तो उसका मतलब है कि उस 500 रुपए में एक अनुपात ऐसा होना चाहिए कि जो अनुपात उस प्रोजेक्ट के जाने पर एनवायरमेंट का जो भी नुकसान होगा, यानी वृक्षों की कटाई होगी, ठीक है ना, और भी जो इश्यूज आएंगे, ड्रिलिंग होता है तो भूस्खलन की संभावना बढ़ती है, तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए वो पैसा खर्चा किया जाए। यानी 500 करोड़ में अगर जा रहा है या 500 रुपए में, तो उसका एक्स पैसा जिस प्रोजेक्ट को लगाया जा रहा है उसका क्या क्या नुकसान होगा उसको असेस किया जाए, उसका आकलन किया जाए, और उसके बाद उसके खर्च के लिए ग्रीन बजट यानी वो पैसा लगाया जाए। तो क्या होगा, पर्यावरण और विकास साथ साथ चलेंगे। यही है एथिक्स वाले प्रश्न का साध्य रणनीति वाला, और वही है डिजास्टर मैनेजमेंट का। अब आप देखो बच्चा, इंटरलिंकिंग कैसे हुआ, कहां से इन्वायरमेंट, हम लोग इसी 3 पॉइंट को कहां कहां लेके आ गए, यानी प्रश्न है भारत पर जलवायु परिवर्तन का इंपैक्ट एवं समाधान, तो ये हो गया जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट वाले में। उसके बाद ये भूगोल वाले में भी ऐसे ही प्रश्न आए, तो भी उसके ये उपाय। अगर आपका आता है आपदा, आपदा क्या है उसके इंपैक्ट, और आपदा मैनेजमेंट कैसे करेंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब अगर एथिक्स में आ गया कि पर्यावरण और विकास के मध्य साध्य रणनीति क्या हो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीनों पॉइंट इनोवेटिव पॉइंट है, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब विचार करिए। तो तैयारी ये है, ना हिंदी है, ना इंग्लिश है, ना उर्दू है, कुछ भी नहीं है, तैयारी केवल तैयारी है। और एक यूपीएससी का टीचर,
ठीक है ना। आप हमेशा से मान के चलिएगा, पूरी विनम्रता के साथ ये बात मैं कह रहा हूं, वो कंटेंट के साथ कभी नहीं चलेगा। अगर कंटेंट के साथ जैसे मैं चलूंगा, मैं टीचर ही नहीं हूं, इस कंटेंट से जो यूपीएससी पूछता है वो निकाल निकाल करके आपको दूंगा, तब मैं टीचर हूं यूपीएससी। यूपीएससी का टीचर कहना आसान है बच्चा, बट एक साधना है, एक साधना है, याद रखिएगा। यूपीएससी का टीचर बनना ये सौभाग्य होता है, यूपीएससी का टीचर बनना। इतिहास पढ़ाना आसान, बहुत आसान है, भूगोल पढ़ाना बहुत आसान है, पॉलिटी पढ़ाना, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूपीएससी पढ़ाना अपने आप में मुसीबत है। इसीलिए आप कंटेंट के साथ चला दिए जाते हैं, प्लीज, इसीलिए आप कंटेंट के साथ चला दिए जाते हैं, कंटेंट का यूज पीछे रह जाता है। आप खुद विचार करिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 पॉइंट कहां कहां इंटरलिंक किया, एक बार आप लोग खुद बताएं मुझे, ये 3 पॉइंट कहां कहां इंटरलिंक किया। सोचिए, मेरी तरफ मत जाइए, मुझे जीरो ही मानिए, आई एम अ बिग जीरो, मैं हमेशा कहता हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, फिर से देखिए आप, ये 3 पॉइंट आपके दिमाग को बदलने की कहां कहां गया, यानी क्लाइमेट चेंज पर समाधान में भी गया, यानी जीएस 1 में गया, भूगोल में गया, कहां गया। आप प्लीज उतर के जाइए, मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को, ठीक है। क्या हो गया, यानी पहला क्या हो गया, आप यहां से चेक कर सकते हैं कि समाधान की रणनीति का मतलब पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। फिर हम लोगों ने कहा धारित आर्थिक विकास के लिए, यानी कि अगर आप सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पर्यावरण का परिरक्षण करना पड़ेगा। तो परिरक्षण कैसे करेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यानी निबंध में आ गया। फिर मैंने कहा एथिक्स में विकास और पर्यावरण के मध्य साध्य रणनीति पूछ रहा है, 2 बारी पूछा हुआ यह प्रश्न, ऐसा नहीं कि एक बार पूछा है, तो 2 बारी पूछा है कि पर्यावरण और विकास के मध्य साध्य रणनीति, ये भी होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ग्रीन फंड क्या है, फाइनेंस क्लाइमेट क्या है, कि फैक्ट्री लगाओ, बस उस फैक्ट्री से जो पर्यावरण को नुकसान होगा, वहां के स्थानीय वातावरण को जो नुकसान होगा, उसको मेंटेन करने के लिए पैसा भी दीजिए, चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकार करे। तो 3 पॉइंट हो गया। अब आप विचार करिए, और आपदा एवं आपदा प्रबंधन, आपदा को मैनेज कैसे करें, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब आप सोचिए, अब आप विचार करिए। इसका मतलब है बच्चा, हमको यूपीएससी इस साल, कसम खाइए मेरे साथ, जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं डाई हार्ट वाले, एक कसम खाइए कि हम लोग इस वर्ष केवल यूपीएससी चेंज करेंगे। कंटेंट गया भाड़ में, ई नहीं मिला, वो नहीं पिला, जिंदगी है बच्चा, शिकवा शिकायतों में बीत जाएगी, बड़ा बीत रही, बड़े लोगों की बीत रही। कभी जिंदगी से क्या शिकवा यार, क्या शिकायत। वो गाना कोई हमदम न रहा, ऐसा करके राजेश खन्ना, क्या मतलब यार, वो फिल्मों में अच्छा लगता है। शिकवा शिकायत का समय नहीं, एक्शन का समय। लाइफ में हमेशा एक्शन पे आइए, ठीक है। कभी कोई चीज कंप्लीट नहीं होती, जितना आपको मिल गया उसी को मांझ दीजिए और जंप कर जाइए सिलेक्शन में। जितना मिल गया, मैंने क्या बोला, जितना मिल गया उसी को मांझ दीजिए, रट लीजिए, उसको समझ लीजिए, पिक्चराइजेशन कर लीजिए और मारिए रैंक। जितना हो गया है उससे कोई मतलब नहीं, जो नहीं हुआ वहीं पर निगाह लगा, अरे यार ई नहीं हुआ, अरे यार ई नहीं हुआ, ठीक है। 3 ठो मिल जाएंगे, बाहर के छोड़े हुए शिकारी। हाँ अच्छा, अच्छा हाँ भाई नहीं हुआ, व्हाट इज दिस यार, ठीक है। तो प्लीज एकदम जो मिले पहले उसको कचर के खत्म करिए। आप देखिए कितना कॉन्फिडेंस आएगा, 30% सिलेबस में आप चैंपियन बन जाएंगे। और नहीं तो 100 नहीं 500% कर लीजिए, कुछ कहां हो रहा है, हो जाए, देखिए। तो ये मेरा प्रैक्टिकल है बच्चा। नेगेटिव लोगों, नकारात्मकता तो कोई बच्चा स्वीकार नहीं करेगा। कोई आपका सगा भी हो, तुरंत क्लिक करिए, किक करिए, हटाइए। नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा, जिंदगी सफल हो जाएगा। हर जगह घूमते रहते हैं, हर जगह आ जाएंगे, और वो नेगेटिव होते नहीं, वो भेजे हुए शिकारी होते हैं, याद रखिएगा। उनको कोई न कोई सरकार के भेज देता है, जाओ थोड़ा सा, ठीक है। ऑल इल कंसीव्ड ओवर ब्रॉड एंड वागू ऑर्डिनेंस, अच्छा टॉपिक आया है। तो ये है, लिखा गया एडिटोरियल, उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक परिवर्तन रोकने के लिए जो मतलब अध्यादेश लाया गया है, धार्मिक रूपांतरण अध्यादेश, ठीक है, ये लाया गया है घटनाक्रम, इसी के परिप्रेक्ष्य में एडिटोरियल लिखा गया है। और लेखक कौन है, लेखक हैं न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त मदन बी लोकुर, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उन्होंने कहा ये जो लाया गया एक बीमार, ठीक है ना, इल कंसीव्ड, यानी कि इसकी परिकल्पना बीमार ढंग से की गई है, यह बहुत भ्रम पैदा करता है और अस्पष्ट है, और उसके साथ अध्यादेश है।
तो अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने स्पष्ट कहा था, इस एडिटोरियल में क्या लिखा गया मेरे प्यारे बच्चों, पूरा इस अध्यादेश के बारे में, यानी कि उसके क्या क्या प्रावधान है। आप विश्वास करिए, ये प्रश्न आने से रहा कि क्या उत्तर प्रदेश ने जो ये धार्मिक रूपांतरण अध्यादेश लाया उसके प्रावधान बताइए। बिल्कुल नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं आपसे, ठीक है। पूछेगा कैसे, उसको किसी और रूप में पूछेगा, वो आपके यहां पर मसला तैयार, अगर करेगा भी तो हम लोग पीछे कर चुके हैं, दोबारा उसको करने की जरूरत नहीं। तर्क इन्होंने क्या दिया, इन्होंने क्यों कहा कि इल कंसीव्ड है, ओवर ब्रॉड है एंड वागू ऑर्डिनेंस है, यानी ये अस्पष्ट है। इन्होंने कहा क्योंकि ये इंटरफेथ मैरिज को बदनाम करेगा और मानव के प्रमुख अधिकारों का उल्लंघन करेगा। पूरे एडिटोरियल में उन्होंने ये बातें कही। तो चलो ठीक है, ये आपका यहां पर खत्म होता है, ठीक है। और बड़ा द्वंद की स्थिति होती है। अभी मान लीजिए किसी बच्चे का यूपी पीसीएस का इंटरव्यू हो और उससे यही क्वेश्चन पूछ ले कि क्या आपको लगता है कि ये कदम उचित, बेचारा भूलेगा क्या? कभी आपने विचार किया? इस प्रश्न पर आज आपका होमवर्क मैं दे रहा हूं, शीशे के सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस करिएगा कि आप उत्तर प्रदेश का इंटरव्यू दे रहे हो और इंटरव्यू बोर्ड वाले आपसे पूछ रहे हो कि जो धार्मिक रूपांतरण अध्यादेश आया सही है कि नहीं सही है। आप देखिएगा, एक बार ऐसा नहीं लगा कि बोलें तो क्या बोले, ठीक है। तो ये हो गया आप, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। बच्चों फिर से नोट करिएगा, जो कॉपी बना रहे नोट्स, ठीक है ना, नोट्स वाले बच्चे टॉपिक लिख लीजिएगा, ये मत लिखिएगा, टॉपिक लिखिएगा यूपी धार्मिक रूपांतरण, और ये गोला करिएगा अध्यादेश। हम अध्यादेश पढ़ने जा रहे हैं, ये सब कुछ मत लिखिएगा कि किसने लिखा है किसने नहीं लिखा, ये हमारे काम का नहीं है। अब हिंदू ऐसे ही चलेगा, काट दिया करूंगा, सही है ना स्ट्रेटजी? कमेंट करके बता दीजिएगा जिससे हमें पता चले भाई, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। यानी मैंने काट दिया कि अब आपको पढ़ना नहीं, यानी नोट्स आपके पास जाएगा, जो बेकार उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी जो काम का है। तो यहां पर ये सब बेकार है, बस केवल एक लाइन यूपी धार्मिक, ये अध्यादेश। तो मैं अध्यादेश पर, मैं चाहता इस एडिटोरियल को छोड़ सकता था, इसमें कुछ था नहीं, लेकिन फिर अध्यादेश शब्द था वहां पर। तो अध्यादेश पर यूपीएससी चूंकि प्रश्न पूछता है, यानी यहां लिखा गया यूपीएससी एस्पिरेंट इसे क्यों पढ़े, यानी मदन बी लोकुर सर ने तो पढ़ा इसको संविधान के हिसाब से। मदन बी लोकुर सर ने इसे, जज साहब ने इसे कैसे पढ़ा, इसे पढ़ा संविधान के हिसाब से। लेकिन यूपीएससी का एस्पिरेंट क्यों पढ़े भाई, हम अपना समय क्यों व्यतीत करें? तो हम पढ़ेंगे अध्यादेश के लिए जीएस पेपर 2 राज्य व्यवस्था। अध्यादेशों का आश्रय लेने में हमेशा शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत की भावना के उल्लंघन पर चिंता जागृत की है। यानी अध्यादेशों का आश्रय, यानी सरकारें क्या करें, अध्यादेश ला रही। अध्यादेश क्या होता है बेटा, विपरीत परिस्थिति के लिए होता है। विपरीत परिस्थिति के लिए अगर कोई व्यवस्था संविधान में की गई है, अनुच्छेद, ठीक है ना, 123 और 213, 123 यानी केंद्र और 213 यानी राज्य, यानी राज्यपाल और इधर राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये अध्यादेश विपरीत परिस्थिति के लिए लाएंगे। अब अगर विपरीत परिस्थिति में लाए गए अध्यादेशों का सहारा सामान्य परिस्थिति में विधान बनाने के लिए किया जाएगा, तो स्वाभाविक है संविधान में जिस उद्देश्य के तहत अध्यादेश लाए गए हैं, उस तर्काधार को, यानी उस लॉजिक को, क्या ये क्षरित करेगा, कमजोर करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मेरा मन किया कि आपको एक प्रश्न पर चर्चा करा दूं, जिससे आज आप अध्यादेश वगैरह पढ़ लें, फिर जो भी आएगा हम लोग कर लेंगे। अध्यादेशों का आश्रय लेने में हमेशा शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की भावना के उल्लंघन, यानी कि अध्यादेश में, मेरे प्यारे बच्चों इधर देखिएगा, ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, विधायिका हो गए, सॉरी, यहां पर कर देते हैं विधायिका, यहां पर कर देते हैं कार्यपालिका, और यहां पर कर देते हैं न्यायपालिका। 3 हो गया, ठीक है। अब शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत, फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व मॉन्टेस्क्यू की विचारधारा, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत, यानी कि किसी एक व्यक्ति में पूरी शक्ति नहीं होनी चाहिए, उन्होंने अपने राजा के लिए कहा। यहां किसी भी एक संस्था में, हमने संसदीय लोकतंत्र अपनाया है, तो किसी भी एक संस्था में समस्त शक्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, विधायिका क्या करती बच्चों, विधायिका विधि बनाती है, यानी कानून बनाती है। कार्यपालिका इस कानून को लागू करती, क्यों बच्चों, इस विधि को लागू करती है, समझ रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा। और ये न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका इन कानूनों की, मेरे प्यारे बच्चों, क्या करती है, न्यायपालिका इन कानूनों की व्याख्या करती है। तो यानी ये हो गया शक्तियों का पृथक्करण की एक विधि और एक विधि का इंप्लीमेंटेशन। और अगर इंप्लीमेंटेशन में कमी हो जाए या विधि संविधान के विरुद्ध हो जाए, तो फिर क्या किया जाएगा, न्यायपालिका व्याख्या करेगी, भैया संविधान के अनुकूल है कि संविधान के अनुकूल नहीं है। तो ये होता है एक नोबल एक देश, ये हो गया हमारा
इसी को कह रहे हैं कि अब अगर इधर देखिए, विधायिका का काम है, यानी मेरे प्यारे बच्चों संसद का काम है कानून बनाना, ठीक है। संसद, लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद हमारा राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। अब अगर ये वाला काम, यानी जो ये वाला काम है, ये काम अगर कार्यपालिका करने लगे, अध्यादेश कौन लाता है? कार्यपालिका लाती है, ठीक है ना। तो अगर ये काम करने लगे, तो अब बताइए, काम करे और स्थिति सामान्य हो, तो जैसे उत्तर प्रदेश में ऐसा तो नहीं कि स्थिति कोई असामान्य नहीं, तो यानी अगर सामान्य स्थिति हो, तो सामान्य स्थिति में कार्यपालिका अगर इस विधायिका के काम को ले लेगी, विपरीत परिस्थिति में नहीं, संविधान तो लाया ही था कि जब सदन सत्र में ना हो और अविलंबनीय महत्व के विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता हो तो अध्यादेशों का इस्तेमाल किया जा सकता है संसदीय लोकतंत्र में, तो केंद्र में भी किया जा सकता है और राज्य में भी, जो कि दोनों जगह संसदीय लोकतंत्र चल रहा है, ठीक है। तो इसकी भावना के अगेंस्ट हुआ कि नहीं हुआ? एक बार बताएं मुझे, इसकी भावना के अगेंस्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं होगा बच्चों? ऐसे चित्र बना करके और एग्जाम में शो करना है। अब मैंने थोड़ा गचपच कर दिया, आप इसको क्लियर कर लीजिए। चिंता जागृत की है, चिंता आपको पता लग गई, तो आप लिखिएगा यस, उत्तर प्रदेश का भी कानून, ठीक है ना। क्या इतनी गंभीर स्थिति थी, इतना, ठीक है ना। तो आप विचार करिए। फिर इसके बाद अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति के तर्काधार को नोट करते हुए, यानी कि अध्यादेश को लागू किया जाए इसके लिए क्या तर्क हैं, वही अविलंबनीय महत्व जो अभी हम लोग पढ़े, विश्लेषण उसको बताइए, यानी कि तर्क को बताइए कि अध्यादेश क्यों लाने चाहिए, आपने बता दिया, दूसरा पार्ट। तीसरा कह रहा, फिर इसके बाद जब आपने बता दिया कि भैया तर्क क्या है, तो विश्लेषण कीजिए कि आश्रय लेने को, ठीक है ना। ओहो, फिर इसके बाद क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केस में, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एनालिसिस किया है, तो क्या उसने यह ऐसा कर दिया है कि अध्यादेश अब मतलब जबरदस्त रूप से लाए ही जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्वियस है अध्यादेश पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। और फिर कहा है कि क्या अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति का निरसन कर, यानी क्या इसको समाप्त कर देना चाहिए, अध्यादेशों, अध्यादेश लाने की शक्ति, यानी अध्यादेश को ही डिलीट कर दिया जाए। तो आप कहेंगे हां क्यों? क्योंकि अगर इसका दुरुपयोग हो रहा है तो समाप्त कर देना चाहिए। अब आप एग्जाम्पल देंगे, आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। नहीं, क्यों? क्योंकि अविलंबनीय महत्व के लिए लाया गया। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है जहां पर सदन सत्र में नहीं है और कानून बनाना अति आवश्यक है, तो स्वाभाविक है इसे निश्चित नहीं किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं अध्यादेशों वगैरह पर, तो हमें करंट का मतलब यही होता है। और यूनिट क्या है बेटा, वो थोड़ा मैंने अच्छा, कार्यपालिका की संरचना, संगठन और कार्य। तो कार्यपालिका का जो कार्य उस पर प्रश्न उठा, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया। आई होप आप ये पॉइंट समझ गए। अध्यादेश अनुच्छेद 123, 213 मैंने बता दिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा और डीप पढ़ लीजिएगा। आज आपका होमवर्क भी हो गया, जो बच्चे हैं आज आपका ये होमवर्क भी हो गया, डेली होमवर्क भी मिलेगा आपको, यानी कि मेरे सारे बच्चे एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, निकाल करके और 123 और 213 के जो भी अच्छे पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा क्या नहीं कहा आप निकाल लीजिए। देखिए आज आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हिंदू के लिए 2-3 घंटा आप रखिए, टेंशन मत लीजिए, चूंकि हम यूपीएससी पढ़ रहे हैं। आप लोग एकदम मस्त रहिए। ये हो गया आपका यहाँ पे काम। अब आते हैं, आपका वन लाइनर न्यूज स्टार्ट हो गई और पहला है कोविशील्ड वैक्सीन भैया अब लगने लगेगी। तो कोविशील्ड है, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है। जीएसटी कलेक्शन टच एन ऑल टाइम हाई इन दिसंबर, और यानी कि ऑल टाइम, केवल पिछले ऑल टाइम अभी तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हो गया है दिसंबर माह में, यानी तो अब आप इसको ध्यान रखेंगे, जीएसटी ऊपर चल रहा है, तो ठीक है, ये हो गया, बाकी फैक्ट है। फिर इसके बाद क्या है कि इस बार जो राज्य सभा है, राज्यसभा ने केवल 33 दिन तक काम किया है 2020 में, तो राज्यसभा, ठीक है ना। और अब ये कहा गया है कि सरकार ने क्या किया है कि विंटर सेशन को रिफ्यूज कर दिया गया, शीत सत्र को रिफ्यूज कर दिया गया। तो कहा गया कि इतना कम काम किया है। तो कोविड का जब इंपैक्ट आएगा, कोविड का इंपैक्ट आएगा, तो कोविड के इंपैक्ट में यह भी लिखना है हमें कि संसद के सत्रों पर भी इसका असर पड़ा है। बस इतना याद रखिएगा, ये डायग्राम है, ठीक है ना। तो राज्यसभा, लोकसभा का काम क्या है, ठीक है ना, कम हुए हैं 14वीं जो लोकसभा, देखिए आप, ठीक है ना, बिल वगैरह के बारे में है, तो ठीक है। और इसके बाद ये टेक्नोलॉजी स्किलिंग वाइटल फॉर एरोस्पेस डिपेंड, ये जो है ये डेविड जेगलर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं आप एरोस्पेस एंड डिफेंस, डसाल्ट एविएशन जो है,
जहां से आपने राफेल वगैरह लिया, ये वहां के, उन्होंने कहा है कि अगर तकनीक हो और कौशल हो तो भारत में बेहतर ढंग से हम रक्षा उद्योग में आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी बातें कहीं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। ये हो गया आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये बच्चों में नहीं कराता हूं, आप खुद पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का नए साल का तोहफा, स्वयं के लिए विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ नई निर्माण तकनीकों को अपनाने की शुरुआत की, ये आप याद रखेंगे। 6 राज्यों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती जीएचटीसी इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस पहल से भारत में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के एक नए युग का सूत्रपात होगा। श्री मोदी ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों और लाभार्थियों द्वारा उत्कृष्ट योगदान तथा उनके प्रदर्शन को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के कार्यान्वयन के अंतर्गत 6 श्रेणियों में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार भी दिए। ये मैं क्यों पढ़ा? इसलिए पढ़ा कि थोड़ा ध्यान रखा करिए, GS1 में सोसाइटी में भी है जो है शहरीकरण की चुनौतियां वगैरह, तो वहां से पूछ सकता है, ठीक है ना। सुनीत शर्मा जी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ये बनाए गए हैं। ट्राइफेड, ठीक है ना, जनजातीय उत्पादों की GI टैगिंग करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, GI टैगिंग। और ट्राइफेड क्या है, ठीक है ना, तो ये आप यहां पर याद रख सकते हैं। और जब भी कमजोर वर्गों पर लिखें, अनुसूचित जाति पर, जनजाति पर लिखें, तो ट्राइफेड को जरूर जो है आप उल्लेख करें। तो ये हो गया आपका आज की क्लास। जो भी बच्चे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो, ये मेरी फिलॉसफी है, जो भी बच्चा इसके लाइव कोड लेता है तो मेरी फिलॉसफी ऑप्शनल इथिक्स ऐसे, यानी 5 फिंगर में 3 फिंगर, मुख्य परीक्षा 1000 आपके जेब में आ जाती है आते ही। और द हिंदू आप कर रहे हैं, इसके अलावा प्रीलिम्स प्लस एनसीईआरटी, और इसी प्रीलिम्स और एनसीईआरटी में यूनिट जितनी भी दी गई वो सारी करा दी जाती हैं। तो आप अगर मेरे साथ यानी अकेले मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इस फार्मूले के साथ कनेक्ट हो सकते हैं बच्चों। आरोहण पर क्लास अब ऑब्वियस है अभी रुकी पड़ी है, तो मिलते हैं बच्चों छोटे से ब्रेक के बाद सुबह 8 बजे 6 क्लास की एनसीईआरटी मैराथन के साथ पॉलिटी, ठीक है। सुबह 8 बजे राज्य व्यवस्था क्लास 6 to 12 सीरीज स्टार्ट हो रही, जो मैंने स्पेशल क्लास में कराया था वही यहां पर। तो जो बच्चे आपके मतलब छोटे भाई बहन जो भी होते हो, उन सबको कनेक्ट करा दीजिएगा। अभी से उनकी न्यू यूपीएससी के लिए पड़ जाएगी, और कंप्लीट शॉट है, स्टार्ट टू एंड है, यह चीज ध्यान रखिएगा। यानी 6 स्टार्ट करूंगा तो कल संडे है तो खत्म कर दूंगा, यह एकदम से आप फाइनल मान करके चलिएगा। तो कल सुबह, और जो नए बच्चे हैं जो है हिंदू, क्योंकि एडिटोरियल आता नहीं है, क्या है, एडिटोरियल आता नहीं है, तो इसलिए हिंदू की क्लास संडे में ऑफ रखता हूं, मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। बाकी आप मंडे से, मैं कोशिश में हूं, टाइम वाइम का देखते हैं जैसे भी होता है, बट आप हिंदू में कभी भी कराऊं, आप करते रहिए, आप बने रहिए, 1 साल अपना मुझे दीजिए। आप विश्वास करिए, इसके अलावा यानी इस हिंदू के अलावा, इस क्लास के अलावा यूपीएससी का रास्ता इतना जटिल है, कुछ समय के बाद कुछ बच्चों में होता नहीं, या थोड़ी समझ बढ़ जाए या फिर समझ ही ना हो, कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लंबा समय बिताइए, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल। भारत ने पंचवर्षीय योजना आजादी के बाद क्यों अपनाई? पंचवर्षीय इसलिए कि एक वर्ष में सरकार कोई भी प्लान बेहतर नहीं कर सकती थी। तो जब सरकार पंचवर्षीय, कोई भी यूपीएससी का जो रैंकर होता है वो मान के आता है कि हमको एक ही में निकालना, लेकिन दिमाग में 5 वर्ष रहते हैं। लेकिन 5 वर्ष का मतलब जैसे होता नहीं, कभी कूद के यहाँ, कभी कूद के वहां, कभी कूद के वहां, कभी कूद के यहाँ, कभी कूद के वहां। तो ये फिर आप क्या करते हैं, आप अपना सारा आधार कमजोर करते जाते हैं। एक को पकड़ा है, कमी अच्छाई जिसको भी पकड़िए, आप उसके साथ एक समय बिताइए। प्राचीन काल के उन जो विद्यार्थी होते हैं उनको याद करिए कि वह एक ही गुरु के आश्रम में 25 वर्ष बिताते थे। याद रखिएगा, आप पूरा इतिहास उठा लीजिए, पुराण जो भी है, कोई भी विद्यार्थी होता था तो वह पूरा 25 वर्ष अपने गुरु के आश्रम में बिताता था, ब्रह्मचर्य वाले में। और तब भी वो लोग बोर नहीं होते थे और लगे रहते थे। क्यों? क्या गुरु सारे परफेक्ट थे? आखिर अर्जुन से द्रोणाचार्य ने क्यों मांगा कि तुम ये राज्य मुझे जीत के दो? क्योंकि वो नहीं जीत सकते थे, वो नहीं जीत सकते थे, सामने वाला भी इनके समान ही ताकतवर था। इसका मतलब ये नहीं गुरु बड़े ताकतवर थे, ऐसा नहीं है। हर गुरु में कुछ कमियां हैं।
लेकिन एक लंबा टाइम आपको व्यतीत करना पड़ेगा। आज चूंकि नया साल है, यह बात कहना मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि ये जो फुदक के यहाँ, फुदक के वहां, फुदक के यहाँ आप जाएं, लेकिन एक को पकड़े और उसके साथ अपनी पूरी यात्रा तमाम कमी अच्छाई के बाद भी आप पूरी करें। आप देखें आपकी जिंदगी पलट जाएगी। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम बदलते रहेंगे, ठीक है ना, बट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, क्योंकि हर एक का अपना अलग तरीका है, हर बार हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए तरीके बदलेंगे तो डेस्टिनेशन हमारा क्या होगा, दूर हो जाएगा, क्योंकि हमें कहीं न कहीं से कुछ न कुछ अलग बातें मिलेंगी। तो मेरा अपना मानना है कि पंचवर्षीय योजना, एक वर्ष में आप होइए लेकिन पंचवर्षीय बनाइए। सुबह एनसीईआरटी, ठीक है। तो कल मिलते हैं और परसों से अपनी स्पेशल क्लास, यानी जो हमारी एनसीईआरटी का टाइम हुआ करेगा वो वीकेंड पर ही रहेगा। याद रखिएगा, फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये मैंने रखा है एनसीईआरटीओं का, चूंकि एक उठाना है और खत्म कर देना है। तो फ्राइडे को मैं 6 क्लास की एनसीईआरटी के साथ आपके साथ मिल रहा हूँ, पॉलिटी। और उसके बाद फिर अगले, मतलब आज कल मिलूंगा संडे को, फिर अगले फ्राइडे को, फिर सैटरडे को, यानी कि खत्म, स्टार्ट टू एंड रहेगा। कोई भी एनसीईआरटी उठेगी वो खत्म होगी, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों छोटे से ब्रेक के बाद। मेहनत करिए। और आज टाइम लगा, चूंकि नोट्स वगैरह मैं आपको बनवाने में मदद करनी थी, डेली करूंगा। एक बार कमेंट करके अवश्य बता दीजिएगा कि नोट्स बनाने वाला पैटर्न ठीक रहा, और कुछ सुझाव हो तो वो भी आप बता सकते हैं, जिससे कि आपको और लाइट महसूस हो ये क्लास। और जब हम एक साल के बाद, यानी 22 वाले बच्चे, 23 वाले, 24 वाले, जब एक साल के बाद आप अपनी कॉपी खोलें हिंदू की, तो एकदम ऐसी सजी हुई लगे कि गुरु GS 1, 3, 4 ऐसे जबरदस्त रूप से बनी हुई। एक चीज और कहना चाहूंगा, नोट्स के लिए चाहे आप अलग अलग, क्योंकि आप लोग घरों से पढ़ रहे हैं, तो आप 2-3 कॉपियां रख सकते हैं या लूज पेज रख सकते हैं। एनवायरनमेंट वाला आ रहा है उसमें चलाइए, सोसाइटी वाला आ रहा है उसमें चलाइए, ज्योग्राफी वाला हो रहा है उसमें चलाइए, एनवायरनमेंट वाला चल रहा है, या जो एक साथ सभी अटैच हो जा रहे हैं तो उनको एक साथ चलाइए, मिश्रित कर लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए मिक्स्ड, एक कॉपी बना लीजिए या एक पेज बना लीजिए मिक्स्ड, उसमें अपना लूज पेज लगाते रहे। यानी कि ऐसे टॉपिक जो कई जगह इंटरलिंक हो रहे हैं उसको बोलते हैं मिक्स, और जो सेपरेट चल रहा है वो सेपरेट चल रहा है। और आपको अच्छे से पता है ऐसा कोई टॉपिक इंडिया में है ही नहीं पूरे विश्व में जिसको मैं 2-3 जगह से जोड़ ना दूं। तो मिक्स्ड ही कर लीजिए, मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मिक्स्ड, और एक और 2 कॉपियां बनाए, एक मिक्स्ड और एक सेपरेट। अगर किसी में सेपरेट आ रहा है तो उसको चलाए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, आप ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बट मिक्स जरूर बनाइएगा। नहीं समझे, फिर से एक बार बताओ। जैसे सामाजिक मुद्दे, तो कौन कौन से सामाजिक मुद्दे चल रहे वो चलेंगे। तो हो सकता है मैं यहां पर बताऊं तो जो सामाजिक मुद्दा हो वो मिक्स हो, उसमें कई इंटरलिंक हो रहे हो, लेकिन आप उसको लिखेंगे सामाजिक में ही। ऐसे ही राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, अंतर्राष्ट्रीय, प्रौद्योगिकी, जितने भी हो गए सब। लेकिन फिर आपको एक कॉपी मिक्स्ड रखनी पड़ेगी, कि ये बताना पड़ेगा कि आज के लेक्चर में इसमें यानी मिक्सिंग भी लिखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर तो मजा नहीं आया। तो एक कॉपी अलग अलग और एक मिक्स, मिक्स तो एकदम समझे कंपलसरी, वही जान है, और मिक्स ही एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन करनी, तो तब कम पढ़ना पड़ेगा। अब आप बताइए आपदा पे क्या पढ़ना पड़ेगा, अच्छा खासा काम हो गया अपना। ठीक है, मिलते बच्चों, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट। कल शाम को मंडे मिलते हैं। संडे को हिंदू एडिटोरियल नहीं आते हैं बच्चा, साइंस का आता है जब, अच्छा ठीक है, तो वो हम लोग मंडे को करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड